एपिसोड 21। तारा कैंटीन से अपनी डेस्क की तरफ जा रही थी, तभी उसका पैर फिसल जाता है। लेकिन जैसे ही वो गिरने वाली होती है, वंश उसे बचा लेता है। तारा को लगा वो गिर गई है, वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर जब उसे पता चलता है कि किसी ने उसे संभाल लिया है, तो अब वो अपनी आंखें खोलती है। उसके सामने वंश था। तारा और वंश कुछ देर के लिए एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। फ्लैशबैक। गुलाब आज वंश और राशि की सगाई होने वाली थी, शादी से 6 दिन पहले। राशि अपने रूम में थी, अपने डैड अभय जी के साथ बात कर रही थी। राशि अपने डैड को समझने की कोशिश कर रही थी। डैड, मैं वंश से शादी नहीं करना चाहती हूँ, वो भी मुझसे शादी नहीं करना चाहती है। अभय जी राशि को गुस्से में कहते हैं, फिर से वही बात, 1 महीने से सुन रहा हूँ तेरी बकवास। अगर तुझे वंश से शादी करनी ही नहीं थी तो उस दिन क्यों हाँ बोला तूने, अपने जन्मदिन वाले दिन? राशि अपने डैड को कहती है, उस दिन मैं किसी बात को लेकर नाराज थी किसी से, तब गुस्से में बोल दिया मैंने हाँ वंश से शादी करने के लिए। अभय जी उसे पूछते हैं, कोई और पसंद है क्या तुझे? राशि कुछ भी नहीं कहती है। राशि को इस चुप देखकर अभय जी उसे पूछते हैं, वंश में कोई बुराई है जो तू उससे शादी नहीं करना चाहती? राशि अपने डैड को कहती है, वंश से बेहतर लाइफ पार्टनर तो कोई नहीं होगा, उसमें कोई बुराई नहीं है, सबसे अच्छा है वो। अभय जी उसे थोड़ी ऊंची आवाज में कहते हैं, तो क्या समस्या है तुझे वंश से शादी करने से? राशि अपने डैड को कहती है, क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं डैड, हम बस बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमने कभी इस बारे में नहीं सोचा, बिना प्यार के कैसे शादी कर सकते हैं हम? अभय जी राशि को समझते हुए कहते हैं, शादी के लिए प्यार जरूरी नहीं होता है, वो तो शादी के बाद भी हो जाएगा। शादी के लिए अच्छा लाइफ पार्टनर जरूरी होता है, जो वंश है। मुझसे ज्यादा तो उसे अच्छी तरह से जानती है, बचपन से साथ हो तुम दोनों, तुझे चोट लगती है दर्द उसे होता है, खुद से ज्यादा ध्यान रखता है वो तेरा। तुझे याद है 1 साल पहले तुझे बुखार हो गया था, तब वो लंदन गया हुआ था अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए, तेरी तबीयत खराब है, ये बात सुनकर सब कुछ छोड़कर आ गया था वो तुझसे मिलने के लिए। तेरी बेवकूफी की वजह से मैं अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा जीवन साथी नहीं खो सकता। मैं वंश की माँ को जबान दे चुका हूँ, अब ये शादी होके रहेगी। आज सगाई है, तैयार हो जा। अभय जी राशि के रूम के बाहर चले जाते हैं। राशि किसी को कॉल करने लगती है। दूसरी तरफ गुलाब तारा सारी प्रिपरेशन देख रही थी, वो सभी सजावट का काम करवा रही थी होटल के हॉल में। तारा अपने टीम मेंबर से कह रही थी, ये सब क्या है, मैंने कहा था ना आज के डेकोरेशन की थीम व्हाइट और ब्लू होनी चाहिए, ये येलो कलर के कार्टून क्यों लेकर आए हो? आज हल्दी नहीं सगाई है, इनको जल्दी से चेंज करो और यहाँ ब्लू कलर के कार्टून लगाओ। सभी टीम मेंबर जैसा तारा कह रही थी वैसा ही कर रहे थी। तारा खड़ी खड़ी सारी सजावट को अकेली कड़ी देख रही थी। तारा अपने आप से कह रही थी, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? येलो डेकोरेशन कोई सगाई में करता है क्या? मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेनी ही नहीं चाहिए थी, वंश सर को माना कर देना चाहिए था। किसी की शादी कैसे करवा सकती हूँ मैं? कोई बिजनेस से रिलेटेड काम होता तो 1 मिनट में कर लेती, कोई भी गड़बड़ हुई तो सर नाराज हो जाएंगे। तारा इसे ही अपने आप से बड़बड़ा कर बातें कर रही थी, तभी सामने से वंश आ रहा था। उसका ध्यान किसी और तरफ था, वो जल्दी में आ रहा था। वंश तारा से टकरा जाता है, तारा नीचे गिरने ही वाली होती है, पर वंश उसे बचा लेता है, उसकी कमर को पकड़कर। तारा को कुछ भी समझ में नहीं आता क्या हो गया, वो किससे टकरा दिया। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी नीचे गिरने के डर से। तभी उसे महसूस होता है उसे किसी ने बचा लिया है। वो अपनी आंखें खोलती है, उसकी आंखों के सामने वंश था। वही वंश कुछ देर के लिए तारा के चेहरे को ही देखता रहता है। तारा उसके ऑफिस में पिछले 1 साल से काम कर रही थी, पर आज पहली बार उसने तारा को ऐसे इतनी नजदीक से देखा था। उसने आज से पहले कभी तारा को नोटिस ही नहीं किया था। हाँ, वो वंश की नज़रों में एक बहुत अच्छी एम्प्लॉय थी, वो उसे हमेशा अप्रिशिएट करता था। पर आज पहली बार उसकी नज़र किसी लड़की पर आके ठहर गई थी। आज पहली बार किसी को देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। आज पहली बार उसे तारा के लिए कुछ महसूस हो रहा था, जैसा उसने कभी किसी के लिए महसूस नहीं किया था। उसका मन कर रहा था वो पूरा दिन तारा को ही देखता रहे। उसके लिए तो जैसे उस वक्त पूरी दुनिया में उन दोनों के अलावा कोई और था ही नहीं। वो इस वक्त ये भी भूल गया था कुछ घंटों के बाद उसकी और राशि की सगाई होने वाली है। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है तो वो अपने होश में आता है। वंश तारा को खड़ा करता है। वंश अपने आप को नॉर्मल करते तारा को कहता, सॉरी तारा, मेरा ध्यान कहीं और था, तुम ठीक हो ना? तारा वंश को कहती है, थैंक यू सर मुझे बचाने के लिए, मैं तो डर ही गई थी, अच्छा हुआ आपने मुझे बचा लिया, मैं ठीक हूँ। वंश तारा को कहता है, तुम अंश से अपने कमरे की चाबी ले लेना, मॉम के कमरे के पास ही है, किसी भी चीज की जरूरत हो तो अंश को बोल देना। तारा वंश को कहती है, ओके सर। तारा बाकी का काम करवाने लगती है। वंश कुछ देर के लिए तारा को ही देखता रहता है। वंश तारा को देख ही रहा था, तभी उसका फोन फिर से रिंग होता है। वो अपने फोन को देखता है, उसे राशि का कॉल आया हुआ था। वो राशि के कमरे में जाता है। वंश राशि को कहता है, क्या हुआ राशि, सब ठीक है ना?
राशि वंश से कहती है, मुझे नहीं करनी तुझसे शादी, मैं विशाल के बिना नहीं रह सकती। वंश उसे कहता है, तो किसने कहा था तुझे गुस्से में मॉम के कंगन पहनने के लिए? एक बार मुझसे या विशाल से बात नहीं कर सकती थी क्या तू? अभी भी सगाई नहीं हुई है, मना कर देते हैं सभी को। तू बात कर विशाल से, उसको बोल यहाँ आए और तुझसे शादी कर ले। राशि वंश की कहती है, वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। वंश राशि को कहता है, मेरा भी फोन नहीं उठा रहा, वो है कहाँ? वो तेरे बर्थडे के बाद से नहीं देखा मैंने उसे। भैया से भी पूछा, उन्होंने कहा कि किसी ट्रिप पर कहीं चला गया। किस जगह गया है ये तो उनको भी नहीं पता। राशि के आंखों से आंसू आने लगते हैं वंश की बात सुनकर। वो उसे कहती है, उसने मुझे प्यार किया भी था या नहीं? इतने साल से मेरे साथ टाइम पास कर रहा था, क्या वो सब झूठ था? क्या वो जो भी था? वंश राशि के आंसू साफ करते हुए कहता है, वो तुझसे बहुत प्यार करता है, तुझसे शादी भी करेगा। राशि वंश को थोड़े गुस्से में कहती है, कब करेगा? मेरी तुझसे शादी होने के बाद? जब मैं तेरी बीवी बन जाऊंगी तब? जब मैं मिसेज राशि वंश सूर्यवंशी बन जाऊंगी तब? वंश अपने कान बंद करते हुए कहता है, ऐस बड़ी ये बात मत कर, इतना खराब लगता है। एक काम करते हैं, मैं मना कर देता हूँ शादी के लिए। राशि उसे कहती है, आंटी ने तुझे कसम दी है ना अपनी, कैसे मना करेगा तू? वंश उसे कहता है, तो तू मना कर दे शादी के लिए। राशि उसे कहती है, मैंने मना कर दिया, फिर विशाल ने मुझसे शादी नहीं की तो मेरे हाथ से तो तू भी निकल जाएगा, फिर मैं मिसेज सूर्यवंशी कैसे बनूंगी? वंश उसे घूर कर देखकर कहता है, तेरा बैकअप प्लान हूं मैं। राशि अपना सर पकड़कर बेड पर बैठ जाती है। वो वंश की गुस्से में बताई है, उस दिन जोश जोश में हाँ तो कर दी मैंने शादी के लिए, पर तब से अब तक पिछले 1 महीने से मॉम और डैड को इतना मना कर चुकी हूं मैं, पर वो दोनों मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। तेरे गुणगान शुरू कर देते हैं। डैड को तू कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है। क्या करूं मैं? तुझे क्या जरूरत है डैड के सामने इतना अच्छा बनने की? वंश उसे कहता है, मैं अच्छा हूं। राशि वंश का हाथ पकड़कर कहती है, एक काम कर, तू भाग जा किसी के साथ, किसी और से शादी कर ले, तू भी बच जाएगा, मैं भी बच जाऊंगी। इतना अच्छा पति नहीं चाहिए मुझे। वंश अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाते हुए कहता है, पागल हो गई है क्या तू? खुद तो शादी कर नहीं रही है विशाल से, मैं किससे शादी करूं? कोई लड़की नहीं है मेरी जिंदगी में। कोई लड़की होती तो मेरी शादी तुझसे क्यों करवाती मॉम? फ्लैशबैक एंड। वंश को एहसास होता है कि सारे कर्मचारी उन दोनों को देख रहे हैं। वंश उनकी तरफ एक नजर देखता है तो सभी अपनी नजरें दोनों से हटाकर अपना काम करने लगते हैं। वंश तारा जो खड़ा करता है। वंश तारा से पूछता है, मिसेज सूर्यवंशी आप ठीक हो ना? तारा वंश से कहती है, ठीक हूं मैं, थैंक यू सर बचाने के लिए। तारा अपनी डेस्क पर बैठ जाती है। वंश उसे पूछना चाहता था, वो कैंटीन से ऐसे उठकर क्यों आ गई, लेकिन वो उसे नहीं पूछता और अपने केबिन में आ जाता है। शाम को गुलाब, वंश और तारा घर आ जाते हैं। जाते ही तारा अपने कमरे में चली जाती है और फ्रेश होके अपने कपड़े चेंज करके पजामा शर्ट पहन लेती है। वंश थोड़ी देर यशोदा जी के पास चला जाता है उनके रूम में। वो उनसे बेड पर बैठकर बात करने लगता है। यशोदा जी वंश का चेहरा देखकर उनसे पूछती है, खुश हो तुम दोनों? वंश उनकी गोद में सर रख उनसे कहता है, पता नहीं मॉम क्या गलती हो गई मुझसे, मुझे नहीं पता था मेरी जल्दबाजी से उन्हें इतनी तकलीफ होगी। यशोदा जी वंश के बाल सहलाते हुए कहती है, टाइम दे तारा को, सब सही हो जाएगा। वंश अपनी आंखें बंद कर लेता है और बस हम्मम में जवाब देता है। थोड़ी देर बाद वंश भी अपने रूम में चला जाता है। वो देखता है तारा लैपटॉप पर काम कर रह रही है। बेड पर बैठकर वंश उसको डिस्टर्ब नहीं करता और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में जाता है। वो क्विक सॉवल लेकर आता है और तौलिया से अपना सर पूछते हुए वॉशरूम से बाहर आता है। वंश तौलिया को बेड पर डाक कर अपने बाल बनाने लगता है। तारा वंश के ऊपर तौलिया फेंक देती है और उसको बिना देखे ही थोड़ी ऊंची आवाज में बोलती है, तन्वी मैंने तुझे 1000 बार कहा है, मेरे बेड पर अपना गिला तौलिया नहीं रखकर, ये कोई जगह है तौलिया रखने की? नाना जी से तेरी शिकायत कर दूंगी मैं। अगली बार तूने ऐसा कुछ किया ना तो तौलिए के साथ तुझे भी फेंक दूंगी मैं। वंश उनकी बातों को सुनकर कहता है, सॉरी तारा, अगली बार ऐसी गलती नहीं करूंगा। तारा वंश की तरफ देखती है जिससे सर पर तौलिया था। वो जल्दी से घबराकर उसके पास जाती है और उसके सर से तौलिया हटाती है। तारा वंश को घबरा कर कहती है, सो सॉरी सर। वंश तारा को कहता है, आपका निशाना तो बहुत अच्छा है मिसेज सूर्यवंशी, बस मैं तन्वी नहीं हूँ। तारा वंश को कहती है, सॉरी सर, मैं भूल गई थी हमारी। तारा बोलते बोलते रुक जाती है। वंश तारा के गालों को पिंच करते हुए बोलते हैं, कोई बात नहीं, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मेरी गलती थी, अगली बार टॉवल को उसकी जगह पर ही रखूंगा, टॉवल दीजिए। तारा अपने गाल को सहलाते हुए बोलती है, मैं कर लूंगी सर। तारा तौलिया को लॉन्ड्री बास्केट में डाल देती है। उसके बाद वो बेड पर बैठकर फिर से लैपटॉप पर काम करने लगती है। वंश भी उसके पास ही बैठ जाता है और उसको काम करते हुए देखने लगता है। जब बहुत देर तक तारा काम ही करती रहती है तो वंश उससे पूछता है,
मिसेज सूर्यवंशी इतना काम करवाते हैं, क्या आप बॉस हैं आपसे कि घर पर भी आप काम ही रहे हैं? तारा लैपटॉप पर काम करते हुए वंश को कहती है, कल की छुट्टी की वजह से ये काम पेंडिंग था सर, उसको ही पूरा कर रही थी। सॉरी सर, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो मैं स्टडी रूम में चली जाती हूँ। वंश उसे कहता है, नहीं मैं डिस्टर्ब नहीं हो रहा हूँ, आप कर लो अपना काम, मैं कोई मदद करवाऊँ आपकी? तारा मुस्कुराकर लैपटॉप पर काम करते हुए वंश को कहती है, सर मैं आपकी पीए हूँ, मैं आपकी मदद करने के लिए हूँ, आप मेरी क्या मदद करवाओगे? वंश उसे कहता है, घर पर तो रोल स्विच कर सकते हैं, घर पर आप बॉस बन जाओ, मैं आपका पीए बन जाता हूँ। तारा वंश की तरफ देखकर कहती है, थैंक यू सर, लेकिन थोड़ा ही काम है, कर लूंगी मैं, आप आराम कर लो। तारा फिर से अपना काम करने लगती है। कुछ देर बाद तारा का काम खत्म हो जाता है तो वो अपने लैपटॉप को साइड टेबल पर रख देती है। वंश तारा से पूछता है, हो गया आपका काम खत्म? तारा वंश को कहती है, हो गया सर। वंश उससे पूछता है, अब मैं आपसे बात कर सकता हूँ? तारा वंश को कहती है, आपको पूछने की जरूरत नहीं है सर। वंश तारा को कहता है, नहीं मुझे लगा क्या पता ज्ञान सही कह रहा हो, इंसान का सच में शादी के बाद बात करने का मन नहीं करता हो। वंश की बात सुनकर तारा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो वंश से कहती है, ऐस बड़ी ई बात नहीं है सर। वंश उससे पूछता है, फिर क्या बात है, आपको मेरी बातें बोर करती है? तारा उसको मासूमियत में जवाब देती है, वो सर, नानाजी ने सिखाया था बचपन में, ससुराल में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए बहू को। वंश उससे पूछता है, ससुराल वालों को बहू से बात करनी हो तो? तारा कुछ भी नहीं बोलती। वंश तारा से पूछता है, अच्छा एक बात बताइए, आप कैंटीन से क्यों उठकर चली गई थी, किसी बात से हट हुई थी आप? तारा वंश से कहती है, मैंने खाना खा लिया था तब चली गई थी मैं। वंश तारा से पूछती है, और कोई बात नहीं है ना? तारा उसे कहती है, नहीं यही बात ही बस। तारा फिर चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद तारा धीरे से वंश से पूछती है, सर आप मेरे पीछे क्यों आए थे? वंश उसे जवाब देता है, मैंने भी खाना खा लिया था, मैं तो अपने केबिन में जा रहा था। तारा वंश से पूछती है, और कोई बात नहीं है ना? वंश उसे कहता है, नहीं यही बात थी बस। कुछ देर दोनों कुछ भी नहीं कहते हैं, दोनों के बीच खामोशी रहती है। थोड़ी देर बाद वंश तारा से कहता है, एक और सवाल था आपके लिए, अगर आपको मेरे साथ काम करते हुए 3 साल हो गए तो क्या आप अंश के सुबह वाले प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते? तारा वंश को मुस्कुराकर जवाब देती है, सर मैं अपनी इस नौकरी से खुश हूँ, अच्छे हैं मेरे बॉस, नहीं करवाते ज्यादा काम मुझसे। वंश उसे कहता है, थैंक यू आपके बॉस की तरफ से, और पति कैसे हैं आपके? तारा वंश को कहती है, उनको अभी नहीं जानती मैं। वंश तारा के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसको पूछता है, कोशिश की क्या कभी आपने उसको जाने की? वंश के ऐसे हाथ पकड़ने से तारा उसकी तरफ देखती है। तारा वंश से कहती है, मैंने कोशिश की थी पर आपने कहा था इस बात। तारा बोलते बोलते चुप हो जाती है। वंश तारा को कहता है, तब मैं टेंशन में था, आज मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आपका पूरा हक है सब कुछ जानने का, आप पूछ सकती हो जो कुछ भी आप जानना चाहती हो। तारा वंश को दीवार की आंख से तरफ इशारा करते हुए पूछती है, ये तस्वीरें कब की हैं जो सामने लगी हुई है, आप तीनों दोस्तों की? वंश मुस्कुराकर जवाब देता है, राशि को कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है घूमना, हर 6 महीने में मेरे और विशाल के साथ ट्रिप प्लान कर लेती थी, उन्हीं सारी ट्रिप्स की तस्वीरें हैं। तारा अपना हाथ पीछे कर लेती है। वो वंश को डरते हुए पूछती है, आप राशि मैम से प्यार करते हो अभी भी? वंश तारा को कहता है, प्यार बहुत छोटा शब्द है, हमारी दोस्ती के लिए, बचपन की दोस्त है वो मेरी। विशाल से प्यार करती है वो, उसी से शादी करना चाहती थी वो हमसा से, विशाल भी करता है उससे प्यार। तारा वंश से हैरानी से पूछती है, तो आप शादी क्यों कर रहे थे उनके साथ? वंश उसको सारी बातें बताता है जो कुछ भी राशि के जन्मदिन वाले दिन हुआ था, क्या घटनाएं हो गई थी उस दिन की वंश और राशि को एक दूसरे से शादी के लिए हाँ कहना पड़ा। लास्ट में वंश तारा को कहता है, ये वजह थी मेरी राशि से शादी करने की। तारा वंश से पूछती है, हमारी शादी वाले दिन जब मैं राशि मैम के रूम में आई थी तब आप उससे क्या बात कर रहे थे? वंश तारा को बताता है, राशि बहुत ज्यादा परेशान थी, उसको शादी नहीं करनी थी, उसने मुझे अपने कमरे में बुलाया था, फिर ये सब हुआ था, तभी आप गई थी। तारा वंश से पूछती है, आपने मुझसे शादी क्यों की थी? वंश तारा को कहता है, आपने कहा था ना आपके नानाजी आपका रिश्ता करवाने वाले हैं। तारा को लगभग अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। वो वंश को कहती है, डिनर रेडी हो गया होगा, नीचे चले हम, मोम और भाई हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वंश उसे कहता है, ठीक है चलते हैं। वो दोनों नीचे डिनर के लिए चले जाते हैं। फ्लैशबैक गुलाब तारा और वंश की शादी होने के 2:30 घंटे पहले। वंश और राशि के कमरे में थे। राशि रो रही थी, वो बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी। राशि वंश को कहती है, वंश कुछ कर, मैं विशाल के अलावा किसी से शादी कैसे कर सकती हूँ, तुझसे तो कैसे कर सकती हूँ, तू दोस्त है मेरा।
वंश राशि को कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ राशि, तलाक ले लेंगे शादी के बाद, फिर विशाल से शादी कर लेना। वैसे भी हमारे घर वालों के अलावा किसी को नहीं पता हम शादी कर रहे हैं। शादी करने से इन घर वालों की जिद भी पूरी हो जाएगी, फिर हम दोनों अलग हो जाएंगे। राशि वंश को कहती है, ये तो क्या बोल रहा है, इतनी सेल्फिश भी नहीं हूं मैं। खुद के लिए तेरे साथ इतना गलत नहीं कर सकती मैं। तेरा कितना नाम है, कितनी प्रतिष्ठा है तेरी। तुझसे तलाक लूंगी तो तेरे खानदान का नाम खराब होगा और हमारे मॉम डैड हमें कभी तलाक नहीं देंगे। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं कभी तुझे लाइफ पार्टनर वाला प्यार नहीं कर पाऊंगी। बचपन से मैंने विशाल से ही प्यार किया है। तू अच्छा जीवन साथी डिजर्व करता है, जो तुझसे प्यार करे, जो तेरा साथ कभी ना छोड़े। मेरी ही गलती है, मुझे उस दिन सब कुछ मिक्सअप नहीं करना चाहिए था। मैं कुछ करूंगी, तुझे मेरे साथ नहीं फंसने दूंगी। मैं कुछ कर लूंगी खुद से। बहुत लेट कर दी मैंने, अभी करना पड़ेगा कुछ, इससे पहले कि देर हो जाए। वंश राशि की बातें सुनकर उसको हक करता है। वो उसको डांटते हुए कहता है, क्या करने वाली है तू, कोई उल्टी सीधी हरकत करने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए तू इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा, मेरे खानदान का नाम नहीं है। दो ही दोस्त हैं मेरे, और मुझे दोनों जिंदा चाहिए। एक तो पता नहीं कहाँ देवदास बनकर घूम रहा होगा, मरने के बारे में सोचना भी नहीं। तूने खुद को कुछ किया तो मैं विशाल को मार दूंगा, फिर खुद को भी मार दूंगा, फिर तू जीना हम दोनों के बिना लाइफ टाइम के लिए। राशि रोते हुए कहती है, तो क्या करूं मैं, सब कुछ गड़बड़ हो गया है। वंश उसके सर को सहलाते हुए कहता है, मैं हूं ना तेरे साथ, सब सही हो जाएगा, तू बस अपना ध्यान रख। मैं मॉम को मना कर देता हूं शादी के लिए, सुन लूंगा उनकी बात, आखिरी बार उनको समझने की कोशिश करता हूं, क्या पता वो अपना फैसला बदल ले। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ले लूंगा। तभी उनके दरवाजे कोई खोलता है। तारा उनके कमरे में आती है। उन दिनों को ऐसे देखते ही तारा अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। वो वंश को कहती है, सॉरी सर, मैं बिना नोक के आ गई, मुझे नहीं पता आप यहाँ हो, सॉरी मैं बाद में आती हूँ। तारा के ऐसे अचानक आ जाने से राशि और वंश जल्दी से एक दूसरे से अलग होते हैं। राशि एक्सक्यूज मी बोलकर वॉशरूम के चली जाती है। तारा फिर से सॉरी बोलकर बाहर जाने लगती है। वंश उसको रोकते हुए कहता है, तारा, जाने की जरूरत नहीं है, क्या काम था। तारा वंश को अपने हाथ में पकड़े बॉक्स की तरफ देखते हुए कहती है, बड़ी मैम ने राशि मैम के लिए ये चूड़ा भेजा है, उन्होंने कहा है इनको शादी में पहनना जरूरी है। वंश तारा को कहता है, रख दो इनको यहीं पर। तारा उस चूड़े को वहां रख देती है। राशि अपना मुंह धोकर वॉशरूम से आती है। तारा वंश को कहती है, सर बड़ी मैम ने कहा है ज्यादा टाइम नहीं है, 2 घंटे ही बाकी है बस, आप दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, पंडित भी आ गए हैं, मैं जाती हूँ, बाकी तैयारी देखती हूँ। वंश उसे कहता है, ठीक है। तारा रूम को बंद करके चली जाती है। राशि वंश को कहती है, तू जा, अपनी जान नहीं दूंगी मैं, प्यार में पागल हूँ, इतनी भी पागल नहीं हूँ। वंश राशि को कहता है, एक बात याद रखना, मैं तेरे साथ हूँ तेरे हर फैसले में, चाहे वो कोई भी फैसला हो, बस ये मरने वाले को छोड़कर। राशि वंश को कहती है, इतना अच्छा क्यों है तू। वंश उसे कहता है, ऐसा ही हूं मैं। राशि उससे पूछती है, गलती तो नहीं कर रही हूं ना मैं, तुझसे शादी ना करके। वंश उसे कहता है, वो तो कर रही है। राशि उससे पूछती है, तू मुझसे प्यार करता है क्या। वंश उसे कहता है, करता हूं ना, तभी तो तुझे शादी कर रहा हूं। राशि उसे कहती है, अच्छा हुआ तूने आज बोल दिया, मैं भी आज तुझे बोल ही देती हूँ, मैं भी करती हूँ तुझसे प्यार, आई लव यू। वंश उसे कहता है, आई लव यू टू। वंश उसको हग करता है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए वो बोलता है, ठीक है ना तू। राशि हाँ में सर हिलाते हुए कहती है, हाँ ठीक हूं मैं। वंश उसे कहता है, शादी के बाद मैं तुझ तलाक भी दे सकता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है, इतनी भी कोई पसंद नहीं है तू मुझे, वो तो विशाल के वजह से तुझे सह लेता था मैं, क्योंकि वो तुझे पसंद करता था हमेशा से। राशि उसे कहती है, हाँ हाँ, मैं तो डे से मारी जा रही हूँ तुझसे शादी करने के लिए। वंश उसे कहता है, तू बोलेगी तो मैं तेरे साथ रह भी सकता हूँ लाइफ टाइम के लिए, फिर हम विशाल को भी जला सकते हैं। अपनी शादी की फोटो भेजेंगे उसको, फिर हनीमून की फोटो भेजेंगे उसको भी तो पता चलना चाहिए ना क्या खोया है उसने। राशि उसे कहती है, ये कर सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा प्लान है, अब जा, ठीक हूं मैं। वंश उससे अलग होता है। वो उसके गाल पर हाथ रखकर कहता है, मैं मॉम को देख कर आता हूँ, क्या पता सब ठीक हो जाए, तू अपना ध्यान रख। वंश उसके कमरे से चला जाता है। राशि अपने मन में सोच रही थी, आई सॉरी वंश, पर मुझे ये करना ही होगा। तुझे बता देती तो तू मुझे ये कभी करने ही नहीं देता, पर मैं तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती अपने साथ, अपने दोस्त की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती मैं तुझे नहीं डिजर्व करती हूँ, मुझे माफ कर देना, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फ्लैशबैक एंड गुलाब। वंश और तारा दोनों नीचे डिनर करने जाते हैं। खाना खाते समय वंश को किसी का कॉल आता है। वो उसका कॉल उठाता है। वंश फोन पर बात कर रहा था। हेलो, सच में बधाई हो, तेरे घर पर कोई समस्या नहीं है ना। अब मिलते हैं जल्दी ही, मिसेज सूर्यवंशी से मिलता हूँ तुझे, बाय।
अंश वंश से पूछता है, क्या हुआ भाई, किसका कॉल था? वंश अंश को बताता है, राशि का। यशोदा जी वंश को गुस्से में बोलती है, तो तू राशि से मिलने की बात कर रहा था, नहीं जाएगा तू उससे मिलने? वंश यशोदा जी को कहता है, उसकी सगाई है अगले हफ्ते विशाल के साथ। अंश हैरानी से बोलता है, सच में, ये कैसे हो गया? यशोदा जी वंश को कहती है, तुझे छोड़कर अब उसने विशाल को पकड़ लिया। वंश अपनी मॉम को कहता है, उसने मुझे नहीं पकड़ा था, आपने उसे मुझे पकड़ाया था। क्या जरूरत थी आपको उसे कंगन देने की, मुझे बिना पूछे? हम कभी शादी नहीं करना चाहते थे एक दूसरे से, आप जबरदस्ती शादी करवा रहे थे हम दोनों की। कितना मना किया था मैंने आपको, पर आपने मुझे अपनी कसम में बांध लिया था। क्या करता मैं? वंश तारा को कहता है, तारा हम अगले हफ्ते राशि और विशाल की सगाई में चलेंगे। तारा हाँ में सर हिलाकर कहती है, ठीक है। यशोदा जी वंश को कहती है, तू कहीं नहीं जाएगा। वंश उनको कहता है, मेरे दो बेस्ट फ्रेंड की सगाई हो रही है, उनके लिए इतना बड़ा खुशी का दिन है, मैं जाऊंगा तारा के साथ, और आप और अंश भी चलोगे हमारे साथ, यही फाइनल है। अंश खुश होके यशोदा जी को कहता है, मैं तो जाऊंगा मॉम, मैं बहुत खुश हूँ, वो मेरी भाभी नहीं बनी। सब साथ चलेंगे, पूरा सूर्यवंशी परिवार साथ चलेंगे। उस दिन आप मेरी ही बात मान लेती, इतना सब तो नहीं होता ना। फ्लैशबैक गुलाब आज राशि की जन्मदिन की पार्टी ही रही थी राशि के घर में। राशि और वंश की शादी से 1 महीने पहले ज्यादा मेहमान नहीं बुलाए थे, बस वंश और विशाल की ही फैमिली आई हुई थी। राशि, वंश और विशाल बात कर रहे राशि के कमरे में। वंश उन दोनों को कहता है, तुम दोनों को जो बात करनी है, जो करना है, करो अकेले में। मुझे क्यों लेकर आए हो यहाँ, मुझे क्यों कबाब में हड्डी बन रहे हो तुम दोनों? राशि वंश को डांटते हुए कहती है, बकवास बंद कर अपनी और खड़ा रहे यहाँ पर, जरूरी बात करनी है मुझे विशाल से। वंश राशि को कहता है, ये गुंडागिरी किसी और को दिखा अपनी, मैं विशाल नहीं हूं जो तुझसे डर जाएगा, जा रहा हूं मैं। विशाल वंश को कहता है, हम दोनों अकेले थोड़ी ना रुकेंगे रूम में, 2 मिनट रुक जाना, क्या समस्या है तुझे? वंश अपने आप से कहता है, पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी वो, जब तुम दोनों से दोस्ती की थी मैंने। विशाल वंश को कहता है, चुप कर तू। विशाल राशि को कहता है, राशि बता क्या बात करनी है तुझे मुझसे? राशि विशाल को कहती है, आज तो हम दोनों के मोम डैड हैं यहाँ, कर लेते हैं बात शादी की। विशाल उसे कहता है, कर लेंगे बात, अभी क्या जल्दी है? राशि विशाल को कहती है, 27 साल की हो गई हूं मैं आज, मेरे मॉम डैड अब नहीं रुकने वाले। मेरे रोज पूछते हैं कोई लड़का है तो बता दो, क्या बोलूं मैं उनको? मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझसे प्यार करता है पर शादी नहीं करना चाहता। विशाल राशि से कहता है, शादी तो करनी है पर अभी नहीं करनी है। राशि वंश को कहती है, वंश बोलना इसे, अपने मॉम डैड को हमारे बारे में बता दे। वंश उसे कहता है, मैं तो समझा समझा कर थक गया हूँ इसे, ये किसी की सुनता है क्या? राशि विशाल को कहती है, मैं बोल रही हूँ विशाल, आज तूने अपने मॉम डैड को हमारे बारे में नहीं बताया तो मैं किसी से भी शादी कर लूंगी। विशाल राशि के गाल पर हाथ रखकर उसको समझते हुए कहता है, पहले मेरे बड़े भाई की शादी होगी फिर मेरी शादी होगी। राशि उसका हाथ हटाते हुए कहती है, भैया शादी नहीं करेगा तो क्या, तू भी मुझसे शादी नहीं करेगा क्या कभी? विशाल उसे कहता है, मुझे अभी अपनी कंपनी पर ध्यान देना है। वंश विशाल को कहता है, और क्या ध्यान देना है तुझे तेरी कंपनी पर? इंडिया में टॉप 5 में तो है तेरी कंपनी। विशाल उसे कहता है, आज मेरी कंपनी जिस पोजीशन पर है वो मेरे डैड और भैया की वजह से है, मैं भी अपने आप को साबित करना चाहता हूँ। राशि विशाल से पूछती है, मैं क्या तुझे शादी के बाद काम नहीं करने दूंगी जो तू ऐसी बात कर रहा है? तेरे लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ या तेरी कंपनी की पोजीशन? विशाल उसे कहता है, तुम दोनों इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए। राशि उसे कहती है, मेरी दीदी की शादी 24 की उम्र तक हो गई थी, मॉम डैड अभी तक मेरे लिए रुके हुए हैं। विशाल उसे कहता है, 1-2 साल और नहीं रुक सकते क्या तेरे लिए? भैया से पहले कैसे शादी कर लूं मैं? राशि उसे थोड़ी जोर से बोलती है, तेरे लिए मैं अपने मॉम डैड को नाराज कर सकती हूँ, और तू हमारे रिश्ते को नाम भी नहीं दे सकता? विशाल उसे कहता है, राशि तू शांत रह, बाहर हम तीनों के मोम डैड है, कोई सुन लेगा, वंश इसको समझ तू। वंश विशाल से कहता है, मैं क्या समझूं इस, सही तो बोल रही हैं ये, इसके बारे में तो सोच, कब तक ये माना करेगी अंकल आंटी को? राशि विशाल को कहती है, विशाल तू आज ही हमारी शादी की बात करेगी अपने मॉम डैड से? विशाल उसे कहता है, थोड़ा इंतजार कर ले बस। राशि विशाल से कहती है, और कितना इंतजार करूं तेरा, मुझसे नहीं हो रहा और इंतजार। विशाल उसे कहता है, तुझे मेरा इंतजार करना है तो कर, नहीं तो। राशि उसकी बात पूरी होने से पहले कहती है, ठीक है भूल जाऊंगी तुझे, ये चाहता हूं ना तू, ब्रेकअप कर लेते हैं, ठीक है? शादी नहीं तो प्यार भी नहीं, प्यार भी अपने पति से ही करूंगी मैं, फिर देखना तू मुझे किसी और के साथ देख पाएगा, तू मुझे किसी और के साथ। अभी डैड के पास जाऊंगी और कह दूंगी उनको, करा दो मेरी शादी किसी से भी। तभी उनके दरवाजे पर कोई नोक करता है, राशि दरवाजे को खोलती है।
राशि की मॉम उसे केक काटने के लिए बुला रही थी। वो तीनों बाहर जाते हैं और केक कटिंग होती है। राशि के डैड उसे अकेले में बोलते हैं, आज ऐसा रिश्ता लेकर आया तू तेरे लिए जिसको तू मना कर ही नहीं सकता। राशि अपने डैड को कहती है, डैड मैंने आपको कहा है ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अभी मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। मेरे दोनों बेस्ट फ्रेंड मुझसे इतने आगे निकल गए, थोड़ी तो उनके आसपास पहुंच जाऊं मैं। आज तो मेरा जन्मदिन है, आज तो आप मेरी बात सुन सकते हो ना। अभय जी उसे कहते हैं, ठीक है नहीं कराऊंगा तेरी शादी तेरे बेस्ट फ्रेंड से, सामने से रिश्ता आया है, तुझे नहीं करना तो रहने दे, मना कर दूंगा मैं उनको। मैंने तो सोचा था तुम दोनों बचपन से जानते हो एक दूसरे को, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ही तू आगे बढ़ती रहेगी, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल लेंगी। राशि अभय जी की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और एक्साइटमेंट में उनको हग कर लेती है। राशि के डैड उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे पूछते हैं, तो इसे हाँ ही समझू ना मैं, तेरी तरफ से हाँ है ना। राशि उनको कहती है, आपको कितने दिन माना कर सकती थी मैं। अभय जी उससे पूछते हैं, उसकी मॉम को हाँ कह दूं ना मैं तेरी तरफ से, या तू खुद अपनी सास को हाँ बोलेगी। राशि उनको कहती है, आप ही कह दो। राशि अपने मन में सोचती है, मुझे पता था तू अपने मॉम डैड को हमारे लिए आज बता ही देगा। थैंक यू विशाल, बेस्ट बर्थडे गिफ्ट एवर। राशि और अभय जी सबके बीच में जाते हैं। यशोदा जी उनके पास आती है। यशोदा जी अभय जी से पूछती है, क्या कहा राशि ने। अभय जी उनको कहते हैं, हाँ है इसकी तरफ से। यशोदा जी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो राशि के माथे पर किस करती है। यशोदा जी वंश को अपने पास बुलाती है। वंश विशाल से बात कर रहा था, वो उनके पास आता है। वंश यशोदा जी को कहता है, जी मॉम। यशोदा जी एक बॉक्स से कंगन निकलती है। वंश कंगन को देखकर यशोदा जी को कहता है, मॉम आप राशि को गिफ्ट में कंगन क्यों दे रहे हो, इसको तो पसंद भी नहीं है कंगन पहनना, मुझे बोल देते मैं इसके लिए कोई घड़ी मंगा लेता। यशोदा जी हंसते हुए कहती है, मुझे पता है तुझे अपनी दोस्त की हर पसंद नापसंद के बारे में पता है, पर अपनी बड़ी बहू के लिए कंगन ही लेकर आती हूं मैं। वंश और राशि हैरानी से एक साथ बोलते हैं, कौन बड़ी बहू। यशोदा जी वंश को कहती है, तेरा रिश्ता मैंने राशि से तय कर दिया है, इसकी तरफ से हाँ है। वंश राशि को सवालिया नजरों से देखकर कहता है, इसकी तरफ से हाँ है। यशोदा जी हाँ कहती है। उनकी बातें सुनकर अंश कहता है, मुझे तो पहले से ही पता था इन दोनों का चक्कर चल रहा है। मैंने आपको कहा था ना मॉम, ये राशि मेरे भाई को फंसाना चाहती है हमेशा से। राशि गुस्से से अंश को कहती है, अंश अपनी बकवास बंद कर तू। अंश यशोदा जी को कहता है, मॉम आपको ये राशि ही मिली है मेरी भाभी बनने के लिए, मुझे नहीं चाहिए ये मेरे भाई के लिए। राशि अंश को गुस्से में कहती है, तुझे किसने बुलाया है मेरी बर्थडे पार्टी में। अंश उसे कहता है, मुझे निमंत्रण की जरूरत नहीं है कहीं भी जाने के लिए, अंश सूर्यवंशी नाम है मेरा। राशि अपने रूम में जाते हुए कहती है, वंश मुझे तुझसे बात करनी है, विशाल तू भी आ। वंश उसे कहती है, तू जा विशाल के साथ, मैं आता हूँ, मुझे पहले मॉम से बात करनी है। राशि अपने कमरे में चली जाती, उसके पीछे पीछे विशाल भी चला जाता है। वंश यशोदा जी को लेकर अलग कमरे में जाते हैं। वंश यशोदा जी को कहता है, मॉम मुझे राशि से शादी नहीं करनी है। यशोदा जी उसे कहती है, कोई और लड़की पसंद है क्या तुझे। वंश उसको कहता है, मुझे कोई नहीं पसंद। यशोदा जी उसे कहती है, राशि तो तेरी बचपन की दोस्त है ना, तुझे पसंद नहीं है वो। वंश उनको कहता है, वो मुझे पसंद है, पर आप जो चाहती हो वो वाली पसंद नहीं है वो मुझे, उसको उन नजरों से कभी नहीं देखा मैंने, हम नहीं करते हैं एक दूसरे से प्यार। यशोदा जी उसे कहता है, उसने हाँ भी बोल दिया है। वंश उनको कहता है, उसने गुस्से में बोल दिया होगा, हाँ वो बस मेरी दोस्त है। यशोदा जी उसको मानते हुए कहती है, सामने से रिश्ता भेजा है मैंने, अब कैसे माना करूं तो मैं। वंश उसको कहता है, तो पहले मुझे पूछना तो चाहिए था ना, ऐसे कैसे रिश्ता भेज दिया आपने, दे से रिश्ता भेजा था वैसे वापस ले लो, मैं नहीं करूंगा शादी राशि से। यशोदा जी वंश का हाथ पकड़ उसको कहती है, तुझे मेरी कसम है, तुझे राशि से शादी करनी पड़ेगी, मैं अब मना नहीं कर सकती भाई साहब को। वंश अपना हाथ पीछे करते हुए कहता है, मॉम आप मुझे ऐसी कसम नहीं दे सकते, वापस लो अपनी कसम। यशोदा जी उसे कहते हैं, तुझे शादी करनी पड़ेगी। वंश उनको कहता है, मैं कैसे कर सकता हूँ राशि से शादी, वो मेरी दोस्त है। यशोदा जी वंश को कहती है, अगर वो सामने से तुझे शादी के लिए बोले तो तू कर लेगा ना शादी। वंश यशोदा जी को कहता है, वो कभी नहीं बोलगी। यशोदा जी वंश के हाथ को अपने सर पर रखकर कहती है, अगर बोल दे तो मेरी कसम खा कि तू कर लेगा राशि से शादी। वंश कुछ नहीं बोलता। यशोदा जी उसे कहती है, खा कसम। वंश उनको कहता है, ठीक है आपकी कसम कर लूंगा शादी, अगर वो कहेगी तभी, वो मना कर देगी शादी के लिए तो आप मुझे दोबारा नहीं कहोगे राशि से शादी के लिए। यशोदा जी खुश होके कहती है, ठीक है। राशि के कमरा में विशाल और राशि थे। राशि पूरे कमरे में बहुत देर से चक्कर काट रही थी, विशाल बस उसे खड़ा खड़ा देख रहा था।
विशाल उसको रोककर उसे पूछता है, इतनी देर से क्या सोच रही है तू? पैनिक करना बंद कर और पानी पी। विशाल राशि को पानी देता है, राशि पानी पीती है। विशाल उसे कहता है, अब बता बाहर क्या हो रहा था, तू वंश से शादी कर रही है। राशि उसे कहती है, नहीं। विशाल उसे थोड़ी जोर से कहता है, तो वो सब क्या हो रहा था वहाँ? आंटी तुझे कंगन क्यों दे रही थी? तुझे अपनी बड़ी बहू क्यों कह रही थी? राशि उसे कहती है, गलतफहमी हो गई थी। विशाल उसे कहता है, तो तूने क्लियर क्यों नहीं किया उस गलतफहमी है? राशि उसे कहती है, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ। विशाल उसे जल्दी से कहता है, क्या जल्दी हुआ? मेरे बेस्ट फ्रेंड से शादी कर रही है तू, और कोई नहीं मिला तुझे वंश के अलावा शादी करने के लिए? या फिर बोल दे वो तुझे पसंद है। तभी वहां वंश आता है। वो राशि को कहता है, राशि तूने मॉम को रिश्ते के लिए ले लिया? हाँ कहा है। राशि वंश को कहती है, डैड ने कहा कि मेरे बेस्ट फ्रेंड से मेरी शादी करवा रहे हैं। मुझे लगा विशाल की बात कर रहे हैं। इसकी मॉम ने रिश्ता भेजा है मेरे लिए। वंश उसे कहता है, तो तू क्लियर नहीं कर सकती थी क्या कि कौन सा बेस्ट फ्रेंड? मेरी मॉम मुझे अपनी कसम दे रही है शादी करने के लिए, क्या करूं अब मैं? राशि उसे कहती है, मुझे लगा विशाल ने अपने मॉम डैड को बता दिया है हमारे बारे में। विशाल राशि को कहता है, मैंने तुझे कहा था ना मुझे टाइम चाहिए। वंश राशि का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाते हुए कहता है, राशि तू मॉम को एक बार बोल दे कि तू मेरे साथ शादी नहीं करना चाहती, ताकि मैं उनकी कसम से आजाद हो जाऊं। राशि अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाते हुए कहती है, मैं आंटी को नहीं बोलूंगी। विशाल तू बाहर जाके बोलकर आ कि तू मुझसे शादी करना चाहता है। विशाल राशि को कहता है, अभी बोलेंगे तो तेरे डैड थोड़े दिनों में हमारी शादी करवा देंगे, और मुझे अभी शादी नहीं करनी है। राशि उसे गुस्से में कहती है, प्रॉब्लम क्या है तुझसे मुझसे शादी करने में? विशाल उसे कहता है, भैया से पहले कैसे करूं शादी? मेरी शादी थोड़ी ना पहले करवाए मेरे घर वाले। छोटा भाई अच्छा लगेगा बड़े भाई से पहले शादी करते हुए? रसी उसे कहती है, तुम दोनों भाइयों को शादी नहीं करनी तो मैं क्या करूं? विशाल उसे कहता है, तू अपने डैड को मना कर दे वंश से शादी करने के लिए। राशि उसे कहती है, मेरे डैड कितने खुश थे जब मैंने उन्हें हाँ कहा था शादी के लिए। विशाल उसे कहता है, किस बात की जल्दी थी तुझे हाँ करने की? एक बार कंफर्म नहीं कर सकता था तू मुझसे या वंश से? राशि विशाल को लास्ट वार्निंग देते हुए कहती है, तो तू नहीं बताएगा हमारे बारे में किसी को भी? विशाल उसे कहता है, थोड़े दिनों बाद बता देंगे, जब भैया की शादी हो जाएगी। राशि रूम के बाहर चली जाती है। वंश विशाल को कहता है, तू पागल है क्या? तूने राशि से शादी नहीं की तो मैं कर लूंगा उससे शादी। मेरी मॉम तो तैयार है उसको अपनी बहू बनने के लिए। विशाल बाहर जाते हुए कहता है, जा कर ले। विशाल रूम के बाहर चला जाता है। उसके पीछे पीछे वंश भी बाहर आ जाता है। हॉल में वो दोनों देखते हैं कि वंश की मॉम राशि को कंगन पहना रही है। विशाल वंश को कहता है, अपनी होने वाली वाइफ को अपनी बेस्ट फ्रेंड की तरफ से कांग्रेस बोलना। मेरा मतलब है मेरी होने वाली भाभी को पहला ही बोल देता तुझे वो पसंद है। मैं उसके बारे में कभी सोचता ही नहीं। ये आंटी से कहकर रिश्ता भेजने की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं, तेरे लिए तो कुछ भी, शादी की फोटो जरूर भेज देना मुझे। विशाल वहां से जाने लगता है, पर वंश उसका हाथ पकड़कर उसको रोक लेता है। वो उसे कहता है, बात कर ले राशि से, अभी भी देर नहीं हुई है। तभी राशि वहां आती है और वंश का हाथ पकड़कर कहती है, वंश तुझे डैड बुला रहे हैं, तुझे सगुन देंगे, अब तू उनका जवई बनने वाला है ना? विशाल अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, जा तेरे ससुर जी तुझे बुला रहे हैं। विशाल वहां से चला जाता है। वंश राशि को कहता है, राशि बकवास बंद कर अपनी, मैं तुझे शादी नहीं करने वाला। राशि उसे कहती है, आंटी को बोल मुझे नहीं। फ्लैशबैक एंड। डिनर करके वंश और तारा रूम में आ जाते हैं। दोनों बेड पर बैठे हुए थे। तारा वंश से पूछता है, आपने मॉम को पहले कभी क्यों नहीं बताया राशि मैम और मिस्टर शर्मा के बारे में? आप उनको अगर कह देते कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तब आप दोनों को एक दूसरे से शादी नहीं करनी चाहते हो, तो आप दोनों के लिए कभी सोचती ही नहीं। वंश उसे कहता है, मैं अपनी मॉम को बता देता तो वो उन दोनों के मॉम डैड को भी बता देता है, और विशाल तब तैयार नहीं था किसी को बताने के लिए। वो दोनों भी तब एक दूसरे से लड़ाई करके बैठे थे। दोनों अपनी गलती मानना नहीं चाहते थे। विशाल का तो फोन लग भी नहीं रहा था। तारा उससे पूछती है, आप राशि मैम से शादी कर लेते? वंश उसे कहता है, हाँ कर लेता। तारा वंश से पूछती है, क्या आप राशि मैम से शादी करना चाहते थे? वंश उसे कहता है, नहीं, नहीं करना चाहता था। तारा उसे पूछती है, अगर आपकी शादी उनसे हो जाती तो क्या आप उनका साथ नहीं छोड़ते? वंश उसे कहता है, नहीं छोड़ता। तारा वंश से पूछती है, आपको पता था क्या राशि मैम शादी से भागने वाली है, या उनका कोई ऐसा प्लान है? उन्होंने भागने से पहले आपको बताया था क्या? वंश उसे कहता है, नहीं, मुझे नहीं पता था, उसने मुझे नहीं बताया था। आपके मुंह से ही सुना था मैंने उस दिन की राशि भाग गई है। तारा उससे पूछती है, तो क्या आपने मुझसे शादी का फैसला गुस्से में लिया था? राशि मैम शादी से भाग गई है और आपकी रिप्यूटेशन खराब हो जाएगी अगर आपकी शादी नहीं हुई तो।
वंश उसे कहता है, नहीं, मुझे लगा मैं आपको खो दूंगा हमेशा के लिए अगर मैंने आपसे शादी नहीं की तो। मैं आपको नहीं खाना चाहता था, खुद से दूर नहीं करना चाहता था, तब मैंने वो फैसला लिया था आपसे शादी करने का। तारा वंश से पूछती है, क्या आप मुझे पसंद करते हो? वंश उसे कहता है, हाँ। तारा उसे हैरानी से पूछती है, हमेशा से? वंश उसे कहता है, नहीं, शादी में 7 दिनों में मुझे एहसास हुआ था कि मैं आपको पसंद करता हूं, पर मैं अपनी फीलिंग्स को नहीं मानना चाहता था। मुझे डर था, क्योंकि मैं राशि से शादी कर रहा था। हम दोनों की शादी जैसी भी हो रही थी, पर वो मेरी होने वाली पत्नी थी। मुझे लगा अगर मेरी शादी राशि से हो जाती है तो उसके अलावा कोई और के बारे में कुछ भी सोचना गलत है। तब कभी अपनी फीलिंग्स पर ध्यान नहीं दिया, ना कभी हिम्मत हुई। तारा उस पूछती है, शादी वाले दिन कहाँ से आया आप में हिम्मत? वंश उसे कहता है, नहीं पता, बस आ गई। कुछ देर के लिए तारा कुछ भी नहीं कहती। अचानक से तारा वंश का हाथ को पकड़कर उसे कहती है, अच्छी तस्वीरें हैं आप तीनों की। वंश तारा की तरफ देखता है जो नीचे देख रही थी। वंश समझ जाता है तारा उसको अपनाना चाहती है, पर अभी भी उसके मन में झिझक है, थोड़ा डर है उसे वंश को लेकर। वंश उसे कहता है, मुझे हमेशा से ही फोटो खींचना पसंद है, हर मोमेंट्स को अपने पास रखना चाहता हूं मैं। तारा वंश के शोल्डर पर अपना सर रखती है। वो उसे कहती है, और क्या चीज पसंद है सर आपको? वंश उसे कहता है, बहुत कुछ पसंद है जैसे स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग। फ्लैशबैक गुलाब आज वंश और राशि की शादी होनी थी। सुबह का समय था। तारा जल्दी से वंश के कमरे में जा रही थी उसकी शादी की ड्रेस लेकर। तारा अपने आप से कह रही थी, मैंने कहा था उन मॉल वाले भैया को शादी से पहले दे देना, पर नहीं, उनको तो शादी वाले दिन ही देनी है ड्रेस। जब तक ग्राहक से 10-15 चक्कर नहीं कटवाए तब तक उनको चैन भी तो नहीं मिलेगा ना। अच्छे से डांट लगाई मैंने उन भैया को। वो वंश का दरवाजा खटखटाती है। वंश उसे अंदर आने के लिए बोलता है। तारा अंदर जाकर वंश को कहती है, सर ये आपकी शादी की ड्रेस है। सॉरी सर, थोड़ी देर हो गई। वंश उसे कहता है, कोई बात नहीं, मीडिया का क्या सीन है? तारा उसे डरते हुए कहती है, सर वो होटल के बाहर है। वंश अपनी ड्रेस को देखते हुए कहता है, मेरी शादी की खबर किसने लीक की है? तारा उसे कहती है, सॉरी सर मुझे नहीं पता। वंश उसे कहता है, मेरी शादी में मुझे मीडिया नहीं चाहिए, एक फोटो भी। तभी तारा को किसी का कॉल आता है। तारा अपने फोन को बंद करते हुए कहती है, सॉरी सर मेरी मम्मी का फोन था, आप क्या कह रहे थे? तारा का फोन फिर से रिंग रोता है। वंश उसे कहता है, कर लो बात अपनी मम्मी से, कोई इंपॉर्टेंट बात करनी होगी उनको तुमसे। तभी फिर से कॉल कर रही है वो। तारा अपनी मम्मी का फोन रिसीव करती है। वो अपनी मम्मी को कहता है, हेलो मम्मी, मैं कल आ जाऊंगी। आज कैसे आ सकती हूँ? आज जरूरी मीटिंग है। तारा अपनी मम्मी को हैरानी से कहती है, मैं वहां नहीं हूं और नाना जी ने मेरे लिए रिश्ता तय कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? वो पहले मुझे तो लड़के से मिलना चाहिए ना। मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? अभी तो तनु और तन्वी भी छोटे हैं। मैं शादी नहीं करूंगी, आप ही नाना जी को मना करो। आपको पता है मैं उसको मना नहीं कर सकती, वो पहले ही मुझे नाराज करती है। मम्मी प्लीज आप ही उनको मना कर सकती हो नाना जी को। तारा की मम्मी से उसके नाना जी फोन ले लेते हैं। वो तारा को हेलो कहते हैं। तारा अपनी आवाज को थोड़े धीरे करके उनको कहती है, नमस्ते नाना जी। नाना जी मैं कल पक्का आ जाऊंगी। आज नहीं आ सकती मैं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, कर लूंगी मैं शादी आपके बताए रिश्ते से। आपको कभी मना किया क्या मैंने? तारा हैरानी से थोड़ी जोर से कहती है, कल सगाई? पर नाना जी इतनी जल्दी कैसे? तारा अपना मन मारकर दुखी होके कहती है, ठीक है कर लूंगी सगाई कल ही, बाय। तारा फोन काटकर को वंश को कहती है, सर आप कुछ कह रहे थे? वंश उसे कहता है, कुछ भी नहीं कह रहा था। तारा उसे कहती है, राशि मैम की ड्रेस उनके कमरे में पहुंचा दी है मैंने पहले ही। वंश उसे कहता है, ठीक है। तारा बाहर जाने लगती है। वंश उसे रोकता है। वंश उसे कहता है, तुम्हारे घरवाले तुम्हारी शादी जबरदस्त करवा रहे हैं क्या? मुझे पता है ये तुम्हारा निजी मामला है, कोई मदद चाहता है तो मैं तुम्हारे घर वालों से बात कर सकता हूँ, उनका समझा दूंगा। अभी तुम्हें तुम्हारे करियर पर फोकस करने दे। तारा उसे कहती है, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद सर, लेकिन सर आप जैसा सोच रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं। वंश उसे कहता है, अभी तुम बोल रही थी ना अपनी मम्मी को कि तुम्हें शादी नहीं करनी है। तारा उसे कहती है, अपने नानाजी को मना नहीं कर सकती मैं, वो मेरे लिए अच्छा ही सोचेगा, अच्छा लड़का ही ढूंढेगा मेरे लिए। किसी से तो शादी करनी ही है, कभी ना कभी। कल तो बस सगाई है, जाती हूं मैं। तारा उसके कमरे से चली जाती है। वंश अपने आप से कहता है, सही तो कह रही है तारा, किसी न किसी से तो शादी करनी ही है। फ्लैशबैक एंड गुलाब। अगले दिन गुलाब सभी सदस्य नाश्ता कर रहे थे। अंश तारा को कहता है, भाभी आपको पता है मेरे ऑफिस में मैनेजर की पोस्ट खाली है, आप आ सकती हो मेरी कंपनी में। तारा अंश को कहती है, भाई मैं अपनी कंपनी नहीं छोड़ सकती। अंश वंश को कहता है, भाई आपको नहीं लगता आपको भाभी का प्रमोशन कर देना चाहिए?
आप इनके पति हो, इतना फेवर तो कर ही सकते हो आप इन पर। वंश अंश को कहता है, तारा में इतनी काबिलियत है कि वो अपनी मेहनत से प्रमोशन ले सकती है, इन्हें मेरे फेवर की जरूरत नहीं है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो वो बाकी एम्प्लॉय के साथ गलत होगा। अंश वंश को कहता है, सही बात है, तो क्या आप एक पति के रूप में कभी भाभी की मदद नहीं करोगे? वंश उसे कहता है, एक पति के रूप में मैं इनको गाइड कर सकता हूं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अंश उसे कहता है, भाभी बोले तो भी नहीं। वंश उसे कहता है, नहीं। यशोदा जी उन तीनों को कहती है, तुम सब घर पर भी अब ऑफिस की ही बात करोगे क्या? तीनों साथ में कहते हैं, सॉरी मॉम। अंश थोड़ी देर बाद तारा को कहता है, भाभी एक बताओ, आप मेरी कंपनी ज्वाइन ना करने का एक रीजन ये तो नहीं है ना, क्योंकि आप भाई के ऊपर पूरा दिन नजर रखने का मौका नहीं छोड़ना चाहते हो? वंश अंश को घूर के देखने लगता है। अंश उसे कहता है, ऐसे क्या देख रहे हो आप मुझे? सही कह रहा हूं मैं, भाभी आपके साथ रहती है तो आप भी अपनी लिमिट्स में ही रहोगे। वंश उसे कहता है, मैं पहले भी अपनी लिमिट्स में था, अभी भी अपनी लिमिट्स में ही हूं, पर मेरा हाथ अपनी लिमिट्स जरूर भूल जाएगा जब ये तेरे गाल पर पड़ेगा। अंश तारा को कहता है, भाभी संभाल कर रखो अपने पति को, जब देखो तब मुझे धमकी देते रहते हैं। तारा अंश को आंखों ही आंखों में कहती है कि अंश मजाक कर रहा है, गुस्सा नहीं करने के लिए। वंश न में सर हिलाकर नाश्ता करने लगता है। अंश तारा और वंश को ऐसे आंखों ही आंखों में बात करते हुए देखकर कहता है, वाह भाई एंड भाभी, ये भी टैलेंट है आप दोनों के पास, बिना बोले भी आप एक दूसरे की बात समझ जाते हो। वंश यशोदा जी को कहता है, मोम आप इसे घर से निकल रही हो या मैं निकालूं? यशोदा जी उसे कहती है, मैं तो मां हूं, मैं कैसे निकल सकती हूँ? समाज क्या कहेगा? तू कुछ कर सकता है तो कर ले। ऐसा कहकर यशोदा जी और वंश हंसने लगती है। टीयर्स ऑफ जॉय, 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 टीयर्स ऑफ जॉय। अंश उसको कहता है, ये गलत है मॉम, आप हमेशा भाई की साइड लेते हो, मेरी कभी नहीं लेते हो। मेरा भी कुछ नाम है, इतनी बड़ी कंपनी ऐसे ही अकेले नहीं संभाल रहा हूं मैं, भाभी के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। अंश तारा को कहता है, भाभी आप बताओ, ये दोनों मेरे साथ गलत कर रहे हैं ना? एक टीम बनाकर क्या बड़े भाई बहन को छोटे भाई बहन पर जुल्म करने चाहिए? क्या आपके बड़े भाई बहन भी आपके साथ ऐसा ही करते हैं? उसकी बात सुनकर तारा हंसने लगती है। वो अंश की कहती है, भाई बड़े भाई बहन का तो नहीं पता, पर हाँ छोटे भाई बहन जरूर है मेरे, कभी गलती करने पर मैं जरूर उन दोनों को डांट देती थी। अंश दुखी होके कहता है, तो क्या आप भी भाई की तरफ हो? मेरी तो किस्मत ही खराब है। Tears of joy, 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 tears of joy। नाश्ता करके तारा और वंश ऑफिस चले जाते हैं। अगले दिन ऑफिस से आने के बाद यशोदा जी तारा को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है, तारा हर साल हमारे परिवार में कुल देवी की पूजा होती है, जिसकी तैयारी घर की बहू को करनी होती है। मैं चाहती हूँ इस साल सूर्यवंशी खानदान की बड़ी बहू होने के हक से ये काम तुम करो। तारा उनको कहता है, जी मॉम। यशोदा जी तारा को सारा काम समझा देती है, सब कुछ कैसे करना है, सभी मेहमानों की लिस्ट दे देती है उसे, जिनको भी उसको 2 दिन होने वाली पूजा में बुलाना है। तारा सारा काम समझकर सभी सर्वेंट को उनका काम समझा देती है। वो अपने रूम में बैठी थी, सभी गेस्ट की लिस्ट देख रही थी, वो सभी को फोन पर पूजा में आने के लिए निमंत्रण भेज रही थी। तभी वंश रूम में आता है, वो उसके पास बैठ जाता है, पर तारा अभी भी अपना काम ही कर रही थी। तारा बहुत देर से काम ही कर रही थी, वो वंश की तरफ देख भी नहीं रही थी। वंश उसको नाराज होते हुए कहता है, मेरी वाइफ को तो अपने हस्बैंड के लिए टाइम ही नहीं है। मेरी वाइफ से अच्छी तो मेरी सेक्रेटरी है, कम से कम वो अपने बॉस से बात तो कर लेती है। मेरी वाइफ को तो काम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तारा वंश को कहती है, सर 2 दिन बाद घर में पूजा है, जिसकी तैयारी आपकी वाइफ को ही करनी है। आपकी वाइफ फिलहाल तो आपके घर की बड़ी बहू होने का फर्ज ही निभा रही है। वंश उसे कहता है, वाइफ का बहू होने के अलावा भी फर्ज होते हैं। तारा उसे कहती है, आप एक काम करो, अपनी सेक्रेटरी से करवा लो, उसकी इतनी तारीफ जो कर रहे हो आप। वंश धीरे से कहता है, वो भी कहाँ मेरी तरफ देखती है। तारा उसे कहती है, कुछ कहा आपने सर? वंश अपनी आंखें बंद करके लेटकर उसे कहता है, नहीं कुछ नहीं कहा मैंने, आप अपना काम करो। तारा के होठों पर मुस्कान आ जाती है, उसे इस देखकर वो बाकी मेहमानों को निमंत्रण भेजने लगती है। 2 दिन बाद सुबह सुबह तारा सभी पूजा की तैयारी करवा रही थी। सभी सर्वेंट सही से काम कर रहे थे, अभी तक कोई भी गेस्ट नहीं आए थे। यशोदा जी तारा के पास आकर उसे कहती है, तारा बेटा पहले तुम तैयार हो जाओ, बाकी काम बाद में करना, पूजा में तुम्हें और वंश को बैठना है। तारा उनको कहती है, मॉम बस सारी तैयारी देख लूं, सब सही से हो रहा है ना, फिर तैयार हो जाऊंगी मैं भी। यशोदा जी झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए उसे कहती है,
अभी जाओ, अपने सास की बात नहीं मान रही हो तुम। ये आजकल की बहुएं किसी काम की नहीं होती है। ऐसा ही होता है जब बेटा अपनी पसंद की बीवी लेकर आता है। नहीं, मेरी बहू अपनी सास की सेवा करती है। तारा इधर उधर देखते हुए उनको कहती है, कौन सास? तारा हंसने लगती है। यशोदा जी उसको कहती है, वो अंश काम था क्या? तुम भी मुझे परेशान करने लगी हो। लगता है अब मुझे असली वाली सास बनाना ही पड़ेगा तुम्हारी। तारा उनकी कहती है, मॉम आप पर सास का रोल सूट नहीं करेगा। आप मेरी मॉम बनकर ही अच्छी लगती हो। यशोदा जी उसको कहती है, तो अपनी मॉम की बात को मानो और तुम्हारे रूम में कपड़े हैं उनको जल्दी से पहनकर रेडी होकर आओ। आज वो कपड़े ही पहनने हैं तुम्हें पूजा में। सारा सामान साथ में है, तब तक मैं सारी तैयारियां देखती हूँ। तारा उनको खुश होके कहती है, जी मॉम। तारा जल्दी से अपने रूम में चली जाती है, पर कपड़ों को देखते ही वो अपना मुंह बना लेती है। वो अपने आप से कहती है, साड़ी इसको कैसे पहनोगी? पिछली बार तो सर ने मदद कर दी थी, आज कैसे पहनोगी? पहननी तो पड़ेगी। मॉम ने इतने प्यार से मेरे लिए ये कपड़े दिए हैं, नहीं पहनूंगी तो उनको बुरा लगेगा। तारा जल्दी से सबसे पहले अपने बालों जाजुड़ा बनाती है। फिर वो ब्लाउज पेटीकोट पहन कर आती है। वो साड़ी पहनने की कोशिश कर रही थी, तभी वंश फोन पर बात करते करते रूम में आता है। वो तारा को देखता है जो साड़ी पहनने की कोशिश कर रही थी, पर उससे नहीं पहनी जा रही थी। हर बार उससे प्लेट सही से नहीं लग रहे थे, उसके हाथ से छूट रहे थे। वंश उसके पास अपने फोन को कट कर देता है। वो उसे कहता है, मैं आए। तारा हाँ में सर हिलाकर साड़ी उसके हाथ में देती है। वंश साड़ी के प्लेट्स बनाने लगता है। तारा वंश को देख रही थी, जिसने व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहन रखा था। इंडियन वियर में भी वो बहुत ज्यादा हॉट लग रहा है। तारा उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। वंश उसके हाथ में प्लेट्स दे देते हुए कहता है, आप मुझे कुछ कहना चाहती हो? तारा उन प्लेट्स को अपने पेटीकोट के अंदर टक करते हुए उसे कहती है, नहीं, कुछ भी नहीं। वंश तारा के पल्लू में प्लेट्स लगता हुए उसे कहता है, तो आपको नहीं लगता आपको अपने हस्बैंड की तारीफ करनी चाहिए? उसको बस इसे ही घूर रहे हो आप, साथ में तारीफ के दो बोल भी आप बोल सकती हो आप। तब तक तारा की साड़ी अच्छी तरह से बंध गई थी। तारा अपने आप को मिरर में देखते हुए उसको कहती है, आपकी ड्रेस अच्छी लग रही है। फिर तारा गहने पहनने लगती है। वंश उसे कहता है, सिर्फ ड्रेस ही अच्छी लग रही है और कोई अच्छा नहीं लग रहा है। तारा अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए उसको कहती है, नहीं बस ड्रेस ही अच्छी लग रही है। वंश अपने आप से कहता है, क्या फायदा इतने हैंडसम होने का जब आपकी वाइफ को आपसे ज्यादा आपकी ड्रेस अच्छी लगे। वंश अपना फोन लेकर बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद तारा को हंसी आने लगती है। थोड़ी देर में तारा भी पूरी तरफ से तैयार हो जाती है। उसने लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी, उस पर उसने सूर्यवंशी खानदान के पुश्तैनी गहने पहन रखे थे। बालों में उसने व्हाइट कलर का गजरा लगा रखा था। तारा नीचे जाती है। तारा सीढ़ियों से जल्दी जल्दी आते हुए यशोदा जी को आवाज लगा रही थी, मॉम मैं भी रेडी हूँ, पूजा के लिए मैंने सुबह ही प्रसाद भी रेडी कर। तारा बोलते बोलते रुक जाती है जब वो हाल में बैठे अपने मायके वालों को देखती है। हाल में तारा की मम्मी शारदा जी और तारा के नाना जी किशोर जी बैठे थे। वो यशोदा जी, वंश और अंश से बात कर रहे थे। तारा उनको देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि गेस्ट लिस्ट में उनका नाम नहीं था। तारा आराम से नीचे आती है और अपने नानाजी और अपनी मम्मी के आशीर्वाद लेती है पैर छूकर। तारा की मम्मी को अपनी बेटी को अपने ससुराल में इतने अच्छे तरह से देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। यशोदा जी तारा को अपने मम्मी और नानाजी को उसका घर दिखाने के लिए कहती है। तारा उनको अपने साथ ले जाती है। किशोर जी आगे चल रहे थे, तारा और शारदा जी पीछे पीछे चल रहे थे। तारा अपनी मम्मी से धीरे से पूछती है, मम्मी आप और नानाजी यहाँ कैसे? शारदा जी तारा को कहती है, दामाद जी ने हमें निमंत्रण दिया था यहाँ आने का। ऐसा कहा कि सभी घर वालों का पूजा में रहना जरूरी है, शादी के बाद पहली पूजा है। तारा उनसे पूछती है, तो क्या तनु और तन्वी भी आए हैं? शारदा जी उसको कहती है, तन्वी और तनु थोड़ी देर में आ रहे हैं। अपनी बहन का तो तुझे पता ही है। बोलने लगी कि जीजू के घर जा रही हूँ, अच्छे से तैयार होके ही जाऊंगी। हमने सोचा लेट हो रही है तो पापा और मैं आ जाती हूँ पहले ही, तनु तन्वी को लेकर आ जाएगा। तारा और शारदा जी इसी बातें करते करते चल रहे थे। तभी वो दोनों देखते हैं किशोर जी उसकी घूर कर देख रहे थे। वो दोनों उनको देखकर चुप हो जाती है। किशोर जी शारदा जी को कहते हैं, शारदा मुझे तारा से अकेले में बात करनी है, तुम समधन जी के पास जाओ, मैं आ रहा हूँ। शारदा जी हाँ में सर हिलाकर हॉल में चली जाती है। शारदा जी के नीचे जाने के बाद तारा को डर लग रहा था। उसे लगा उसके नानाजी उसको फिर से कुछ न कह दे गुस्से में आकर। किशोर जी तारा को कहते हैं, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, उस दिन के लिए मुझे तुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तारा उनकी कहती है, नानाजी आप मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो, आप बड़े हो। नानाजी उसे कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, गलती तो की थी ना मैंने। जो न्यूज में देखा उसी पर विश्वास कर लिया, अपनी ही बच्ची को झूठा बोल दिया। कल दामाद जी आए थे निमंत्रण देने के लिए, उन्होंने मुझे सारी बात बताई जो कुछ भी तुम दोनों के शादी के दिन हुआ था।
तेरी कोई गलती नहीं थी, जो कुछ भी उस दिन हुआ था उसमें हालत ही इसे हो हुए थे। तूने तो जो किया अपनी माँ से पूछ कर किया था। मैं बहुत खुश हूँ तुझे इतना अच्छा जीवन साथी मिला है। मुझे माफ कर दे हमेशा के लिए। मैंने कभी तेरा साथ नहीं दिया, हमेशा तुझे गलत समझा। उस दिन तो ये भी भूल गया था कि तेरी शादी हो गई है। तुझ पर कैसे हाथ उठा सकता हूँ मैं? अब तू किसी के घर की बहू है, किसी की पत्नी है। मुझसे ज्यादा किसी और का हक है तुझ पर। तारा अपने नानाजी को गले लगा लेती है। वो उनको नाराज होकर कहती है, ये कैसी बात कर रहे हो आप? मैं हमेशा आपकी बेटी रहूंगी, सबसे पहले, कुछ भी बनने से पहले। किशोर जी उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहते हैं, दामाद जी के साथ खुश तो है ना तू? तारा उनको खुश होके कहती है, उनके साथ बहुत खुश हूं मैं। सर बहुत ज्यादा अच्छे हैं। सभी यहाँ अच्छे हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। वहां तो मैं सबसे बड़ी थी, ये तो मैं सबसे छोटी हूँ। सभी मुझे प्यार करते हैं, मॉम, भाई। तारा बोलते बोलते चुप हो जाती है। वो अपने नानाजी से अलग होती है। तारा उनको कहती है, मैं ऊपर देख कर आती हूँ, सारी तैयारियां सही से हो रही है ना? किशोर जी उसकी कहते हैं, और दामाद जी नहीं करते तुझे प्यार? तारा के गाल लाल हो जाते हैं उनका सवाल सुनकर। वो छत की तरफ जाते हुए कहती है, वो भी। किशोर जी उसके जवाब को सुनकर हंसने लगते हैं और वो भी नीचे चले जाते हैं। कुछ देर बाद तारा छत पर सारी तैयारियां देख रही थी। पंडित जी आ गए थे। तारा सब कुछ देख ही रही थी, तभी उसका हाथ खींचकर कोई कोने में ले जाता है। इस अचानक से किसी के हाथ पकड़कर खींचने से तारा डर जाती है, पर अगले ही पल वंश को अपने सामने देखकर वो राहत की सांस लेती है। तारा वंश को कहती है, सर आप ये क्या कर रहे हो? वंश उसको कहता है, ऐसे ही आपसे बात करने का मन हो गया मेरा। तारा अपने आसपास देखते हुए उसको कहती है, तो सर ये कोई जगह है क्या बात करने की? कोई आ जाएगा हम दोनों को ढूंढते हुए। सभी सर्वेंट यहाँ ही है, सब क्या सोचेंगे हमारे बारे में? सारा काम छोड़कर इस अकेले क्या कर रहे हैं? मॉम आ जाएगी वो। वंश तारा के मुंह पर उंगली रख रख उसको चुप करवा देता है। वंश तारा की आंखों में देखकर उसे कहता है, आपको आज किसी ने कहा है क्या कि आज आप बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही हो? तारा उसकी भी उसकी आंखों में देखकर नमे सर हिलाती है। वंश उसे कहता है, किसी ने आज आपको ये कहा है कि आज आप किसी का कत्ल करोगी अपनी खूबसूरती से? वंश की बातें सुनकर तारा के दोनों गाल शर्म से लाल हो गए थे। तारा अपनी नजरें झुकाकर फिर से नामे सर हिलाती है। वंश उसके होती से अपनी उंगली हटा देता है। वो तारा के कान के पास जाकर उसको धीरे से कहता है, अब समझ जाना चाहिए आपको क्यों किसी ने नहीं कहा ये सब। वंश उससे दूर होकर हंसने लगता है। तारा उसको गुस्से में देखते हुए कहती है, मुझे बहुत सारे काम है। मुझे मेरे काम के बीच में डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है दोबारा, नहीं तो मैं मॉम को आपकी शिकायत कर दूंगी कि आप मुझे तंग कर रहे हो। मैं जा रही हूँ। तारा जाने लगती है। वंश उसका हाथ पकड़कर उसको करीब खींच लेता है। तारा अभी भी उसको घूर कर देख रही थी। वंश उसके माथे पर किस करता है, जिससे तारा का गुस्सा एक सेकंड में ही चला जाता है। वंश उसको कहता है, मेरा मन कर रहा है आपको आज हमारे रूम के बाहर ही नहीं जाने दूं, ताकि आपकी खूबसूरती को कोई और ना देख ले। उन दोनों को पंडित जी की आवाज आती है। वो तारा को आवाज लगा रहे थे। वंश तारा का हाथ छोड़ देता है। तारा वंश के माथे पर किस करके उसको कहती है, आप भी आज सबसे बचकर रहना। सभी लड़कियों के दिल टूटने वाले हैं और सारा इल्जाम आप पर लगने वाला है। तारा जल्दी से पंडित जी के पास चली जाती है। वंश भी बाकी का काम देखने लगता है। नीचे हाल में अंश किसी से फोन पर बात कर रहा था। तभी तनु और तन्वी उनके घर आते हैं। अंश का ध्यान उन दोनों पर नहीं जाता। तनु और तन्वी यशोदा जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। फिर वो दोनों भी वही सोफे पर बैठ जाते हैं। तन्वी यशोदा जी से पूछती है, आंटी दीदी कहाँ है? यशोदा जी उसको कहती है, तारा पूजा की सारी तैयारियां देख रही है, इस वक्त छत पर है, पूजा वही होगी, मिल लो उससे। इस तरफ से ऊपर की तरफ सीढ़ियां जाती है। तन्वी उनको थैंक यू बोलकर सीढ़ियों की तरफ जाने लगती है। सीढ़िया के पास अंश किसी से बात कर रहा था फोन पर। वो जैसे ही अपना फोन रखकर के पीछे मुड़ता है, वो तन्वी से टकरा जाता है। तन्वी गिरने ही वाली थी। तन्वी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर अंश उसे गिरने से बचा लेता है, उसकी कमर को पकड़कर। अंश उसे जल्दी से बोलता है, सॉरी मैंने देखा नहीं था आपको, मैं किसी से फोन। तभी अंश तन्वी का चेहरा देखता है। वो उसे गुस्से में कहता है, तुम। तन्वी को भी अंश की आवाज जानी पहचानी लगती है। वो अपनी आंखें खोलकर देखती है। वो भी उसे गुस्से में कहती है, तुम। अंश तन्वी को छोड़ देता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। Tears of joy, 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 tears of joy। तारा और वंश छत से नीचे आ रहे थे। वो दोनों देखते हैं तन्वी नीचे गिरी हुई है। वंश जल्दी से तन्वी को उठाता है। वंश अंश को कहता है, अंश तूने तन्वी की मदद क्यों नहीं की, ये नीचे गिर गई थी। तन्वी अंश को गुस्से में देखते हुए वंश को कहती है, जीजू ये क्या मेरी मदद करेंगे, इन्होंने ही तो मुझे नीचे गिराया था। वंश गुस्से में अंश से पूछता है, ये तन्वी क्या बोल रही है, तूने गिराया था इसे?
अंश वंश को कहता है, भाई मैं आपको सारी बात बाद में बताऊंगा, पहले मुझे इससे पुराना हिसाब क्लियर करना है। अंश तन्वी को कहता है, और तुम क्या मेरे भाई को जीजू बोल रही है? मेरे भाई हैंडसम है तो क्या किसी भी राह चलती लड़की को अपनी साली बना लेंगे? तन्वी अंश को कहती है, ये मेरे जीजू है तो इनको जीजू ही कहूंगी ना मैं, और तुम क्या मेरे जीजू को भाई बोल रहे हो? खुद को देखो और मेरे जीजू को देखी सर कहो इनको। उन दोनों का शोर सुनकर बाकी घर वाले भी वहां आ जाते हैं। किशोर जी तन्वी को कहते हैं, तन्वी क्यों शोर कर रही हो? तन्वी किशोर जी को कहती है, नाना जी मैंने आपको बताया था ना, मुझ पर एक लड़के ने गाड़ी चढ़ा दी थी, यही बदतमीज लड़का था वो, इसको डांट लगाओ आप। अंश उसे कहता है, कब चढ़ाई मैंने तुम पर गाड़ी? तुम खुद आंख बंद करके मेरी कार के सामने आ गई थी, वो तो मैंने पहले ही कार रोक ली थी, नहीं तुम्हारा तो पूरा प्लान था मुझ पर इल्जाम लगाने का। तन्वी यशोदा जी को कहती है, आंटी देखो ये कैसे मुझसे बात कर रहा है, इसे निकालो आप अभी आपके घर से। अंश उसे हंसते हुए कहता है, तुम मेरी ही मॉम को मुझे मेरे ही घर से निकलने के लिए कह रही हो? घर से तो तुम जाओगी मेरे, अभी गार्ड्स को बुलाता हूँ। यशोदा जी अंश को कहती है, अंश ये मेहमान से कैसे बात कर रहे हो तुम? अंश उनको कहता है, मॉम ये लड़की और मेहमान काली बिल्ली है, ये जहां भी जाती है काम खराब करती है, कोई मेहमान नहीं है। तन्वी उसे गुस्से में कहती है, बंदर कहीं के काली बिल्ली किसे बोल रहे हो? खुद को देखा है कभी? नानाजी तन्वी को डांटते हुए कहते हैं, तन्वी ये क्या तरीका है अपनी से बड़ों से बात करने का? यही संस्कार दिए हैं क्या मैंने तुझे? माफी मांग अंश बेटे से। वंश किशोर जी को कहता है, नानाजी तन्वी की गलती नहीं है, ये अंश ही इसके साथ बदतमीजी कर रहा था। वंश अंश को कहता है, माफी मांग तन्वी से। तारा वंश को कहती है, बिना बात जाने आप कैसे भाई को कह सकते हो माफी मांगने के लिए? तन्वी को जानती हूं मैं, इसी ने कुछ किया होगा। तन्वी मासूम सी शक्ल बनाकर वंश को कहती है, जीजू मैंने कुछ भी नहीं किया, एस बड़ी ई में मुझे गिरा दिया था, वो तो आप आ गए नहीं, ये तो मुझे आपके घर से भी निकल देता। वंश तारा को कहता है, तन्वी कह रही है ना उसकी कोई गलती नहीं है। अंश तारा को कहता है, भाभी मैंने भी कुछ भी नहीं किया, उस दिन भी यही मेरी कार के सामने आई थी, फिर मेरी पूरी कार पर स्प्रे पेंट लगाकर भाग गई थी। तारा वंश को कहती है, भाई भी कह रहे हैं ना उनकी कोई गलती नहीं है। यशोदा जी उन चारों को कहती है, अब बच्चों की तरह लड़ना बंद करो, मेहमान आने शुरू हो गए हैं, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, और तुम दोनों तो समझदार ही अपने छोटे भाई बहन की समझा नहीं सकते, इनके साथ मिलकर आपस में लड़ रहे हो, अब मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए। तारा और वंश यशोदा जी को साथ में कहते हैं, सॉरी मॉम। यशोदा जी, किशोर जी और शारदा जी वहां से चले जाते हैं। तन्वी वंश को कहती है, जीजू ये बंदर सच में आपका भाई है क्या? अंश तारा को कहता है, भाभी ये काली बिल्ली सच में आपकी बहन है क्या? तारा और वंश हाँ में सर हिलाते हैं, पहले बताना भूल गई थी, तन्वी तारा से 2 साल छोटी है, यानी उसकी एज 22 साल है, और अंश 25 साल का है, वंश की एज 28 साल है। तारा और वंश का जवाब पाकर अंश और तन्वी एक दूसरे को घूर के देखने लगते हैं, उन दोनों को देखकर लग रहा था कि वो दोनों अभी लड़ लेंगे, दोनों फिर से झगड़ा न शुरू कर दे, इसीलिए तारा तन्वी को अपने साथ और वंश अंश को अपने साथ ले जाता है। तन्वी तारा को पूछती है, दीदी वो बंदर? तारा तन्वी को डांटते हुए कहती है, तन्वी भाई मुझसे भी बड़े हैं, सर के छोटे भाई है, उनका कितना नाम है, ऐसे क्या तुम उनको बंदर बुलाओगी? तन्वी तारा को हंसते हुए कहती है, तो उन बंदर को क्या बुलाऊं मैं, आप ही बता दो। तारा उसे कहती है, सर कहो इनको। तन्वी तारा को कहती है, दीदी वो बंदर आपके बॉस के भाई है, मेरे बॉस का भाई नहीं है, ज्यादा से ज्यादा अंश कह सकती हूँ उनको, इससे ज्यादा इज्जत नहीं दे पाऊंगी मैं उनको। दूसरी तरफ अंश वंश को कह रहा था, भाई आप कभी मेरी साइड नहीं लेते हो। वंश उसे कहता है, तेरी हरकतें हैं क्या साइड लेने वाली, तन्वी को क्यों गिराया तूने, उसको लग जाती तो। अंश उसे कहता है, भाई आपकी वो साली कोई 2 साल की बच्ची नहीं है जिसको गिरने से लग जाएगी, उसको अच्छे से पता है विक्टिम कार्ड कैसे खेलते हैं, काली बिल्ली कहीं की। वंश उसे कहता है, ये कैसे वर्ड का यूज कर रहा है तू, काली बिल्ली एंड ऑल, उसका नाम तन्वी है, तेरी भाभी की बहन है, थोड़ी तो रेस्पेक्ट दे। अंश वंश को कहता है, उसको इतनी इज्जत मुझसे तो नहीं दी जाएगी, कहा मेरी इतनी क्यूट सी भाभी और कहा उनकी वो बहन, एक गुण नहीं मिलते उन दोनों के। थोड़ी देर बाद पूजा शुरू हो गई थी, तारा ने सारी अरेंजमेंट बहुत अच्छे से की थी, पूरी छत फूलों से सजी हुई थी, छत के बीच में हवन की अरेंजमेंट की हुई थी, हवन कुंड के चारों तरफ नीचे बैठने की व्यवस्था की हुई थी। तारा और वंश पूजा में बैठे थे, वो दोनों मेड फॉर इच अदर लग रहे थे, साथ में पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे थे, वो दोनों साथ में हवन में आहुति दे रहे थे, बाकी सभी लोग भी नीचे बैठे थे पूजा में। तन्वी तनु के पास बैठी हुई थी, उनके पास नहीं किशोर जी और शारदा जी बैठे हुए थे, उनके थोड़ी दूरी पर ही यशोदा जी और अंश बैठ हुए थे। पंडित जी लास्ट में बाकी सभी लोगों को भी हवन कुंड में आहुति देने के लिए बुलाते हैं।
सभी मेहमान आकर पूजा में आहुति दे रहे थे। तन्वी जब पूजा में आहुति दे रही थी तभी उसके साथ अंश भी आहुति दे रहा था। तन्वी अपने पास अंश को देखकर बड़बड़ाती है, इस बंदर को भी मेरे साथ ही आहुति देनी है, अब सारी पूजा वेस्ट जाएगी। अंश को उसकी बात सुन जाती है। वो उसको धीरे से कहता है, काली बिल्ली, काम को खराब करने का डिपार्टमेंट तो तुम्हारा है, अंश सूर्यवंशी का नहीं है। तन्वी बोलना तो अंश को बहुत कुछ चाह रही थी, पर अपने नानाजी और दीदी के डर से अंश को कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। पंडित जी वंश को सभी पूजा में उपस्थिति सदस्य को अपने हाथों से प्रसाद देने के लिए कहते हैं। यशोदा जी अंश को वंश की मदद करने के लिए कहती है। अंश ने प्रसाद जा पात्र पकड़ रखा था, वंश सभी को दे रहा था। वंश तन्वी को प्रसाद दे रहा था, तब शारदा जी वंश को कहती है, दामाद जी इसको रहने दीजिए। तन्वी शारदा जी को कहती है, मम्मी थोड़े से प्रसाद में क्या होगा, दीदी ने अपने हाथ से बनाया है, मुझे खाना है। शारदा जी ना में सर हिलाकर उसे मना कर देती है। फिर वो वंश की कहती है, वो क्या है ना, इसको बचपन से ही डायबिटीज है, मीठा नहीं खा सकती ये। तनु वंश को कहता है, जीजू ये दीदी तो खा लेती है मिठाई, हम ही नहीं खाने देते इसको कुछ भी। तन्वी तनु को घूर कर देखती है तो तनु चुप हो जाता है। वंश बाकी मेहमानों को प्रसाद देने लगता है। थोड़ी देर बाद सभी मेहमान चले गए थे। तारा जल्दी सारा काम खत्म करके अपने रूम में जाना चाहती थी, वो आज बहुत ज्यादा खुश थी। वंश अपने रूम में आता है, उसके रूम की लाइट बंद थी। वंश लाइट जलता है तभी अचानक से कोई उसको हग कर लेता है। एक पल के लिए वंश चौंक जाता है, पर अगले ही पल वो अपने वाइफ का टच पहचान जाता है। वंश उसे कहता है, आज कुछ खास है क्या मिसेज सूर्यवंशी? तारा वंश से पूछती है, आपने नानाजी से कब बात की थी? वंश का उसे करता है, कल गया था मैं उनसे मिलने के लिए। तारा उसको खुश होके कहा जाता है, थैंक यू सर, आपको नहीं पता मैं आज कितनी खुश हूँ, नानाजी ने मुझे माफ कर दिया, वो मुझसे अब नाराज नहीं है। वंश उसे कहता है, मेरी वजह से ही आपकी जिंदगी में ये समस्या आई थी, उसे हल भी तो फिर मुझे ही करना था। तारा उसे कहती है, अब सब ठीक हो गया है, थैंक यू, आप दुनिया के सबसे अच्छे पति हो। वंश तारा से दूर जाने लगता है, पर तारा न में सर हिलाती है। तो वंश इसे ही तारा को हक किए हुए खड़ा रहता है। वो दोनों कुछ भी नहीं कह रहे थे, बस इसे ही खड़े थे एक दूसरे को हक किए हुए। रूम में इस वक्त शांति हो रही थी, दोनों को एक दूसरे की बढ़ती हुई दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। तारा के ऐसे वंश को हक करने से वंश भी अपने जज्बातों को रोक नहीं पा रहा था। वंश के हाथ उसकी कमर पर चले जाते हैं, वो उसकी नेक पर किस करने लगता है। तारा की दिल की धड़कन और भी तेज हो रही थी, वो वंश की शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। वंश तारा की साड़ी के पल्लू को कंधे से नीचे सरकाकर उसके कंधे पर किस करने लगता है। वो उसके धीरे धीरे बाइट भी कर रहा था। तारा को उससे थोड़ा थोड़ा प्यार भरा मीठा दर्द हो रहा था, पर तारा वंश को रोक नहीं पा रही थी खुद को प्यार करने से। वंश उसके कंधों से होते हुए उसके होठों तक पहुंचने ही वाला था, तभी उसे रियलाइजेशन होता है वो क्या करने जा रहा था। वंश जल्दी से उससे दूर हो जाता है और तारा की साड़ी को ठीक करके उसे सॉरी बोलकर वॉशरूम में जाने लगता है, पर तारा उसका हाथ पकड़ लेती है। वंश रुक जाता है, वंश उसकी तरफ देखता है, तारा उसकी आंखों में देख रही थी। वंश के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, ये जानकर कि आज तारा ने उसको दिल से अपना लिया था। वंश उसके पास आता है, वो उसके होठों की तरफ बढ़ने लगता है। आज तारा भी नहीं रुकना चाहती थी, वो भी उसकी तरफ बढ़ जाती है। वो दोनों डे से ही एक दूसरे को किस करने वाले थे, तभी वंश का फोन रिंग हो जाता है। तारा थोड़ी पीछे हो जाती है, वो दूसरी तरफ मुंह करके कहती है, सर आप पहले फोन रिसीव कर लीजिए, कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगा। तारा को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, वंश को देखने में भी। वंश को इस वक्त कॉल करने वाले पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी वजह से उसका और उसकी वाइफ का इतना अच्छा मोमेंट खराब हो गया था। वंश बिना ये देखे किसका फोन है, फोन को स्विच ऑफ करके सोफे पर फेंक देता है। वंश तारा को कहता है, रोंग नंबर था। तारा ठीक है बोलकर बाहर जाने लगती है। वंश उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। तारा उसे कहती है, सर मॉम ने पूजा की सारी जिम्मेदारी मुझे दी थी, मुझे देखना होगा कि सभी सर्वेंट सही से सब काम कर रहे हैं ना। वंश उसे कहता है, आपने उन्हें पहले ही सब काम समझा दिया था, वो कर लेंगे। तारा उसे कहती है, सर मॉम मेरा इंतजार कर रही होगी, नानाजी और सभी के घर जाने के बाद में मॉम से मिली है नहीं, किसी काम के लिए उनको मेरी जरूरत होगी, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। वंश उसका हाथ नहीं छोड़ता और उसे कहता है, मॉम अपने रूम में आराम कर रही है। तारा उसे कहती है, भाई कह रहे थे उनको मुझसे कोई बात करनी है, कोई जरूरी बात होगी, मैं पूछ कर आती हूँ उनसे क्या काम था उनको मुझसे। वंश उसे कहता है, वो अंश है, उसके पास कोई जरूरी बात नहीं होती है। तारा उसे फिर से कहती है, नानाजी ने सिखाया था बचपन में, ससुराल में बहू को ज्यादा अपनी सास के साथ रहना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, नहीं तो सास नाराज हो जाती है। वंश उसे कहता है, मैंने भी कहा था ना, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता।
तारा वंश के सारे जज्बात समझ रही थी, वो भी उसको अब और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। वो उसकी तरफ मुंह करती है, पर उसको देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी उसमें। वंश उससे पूछता है, आप ठीक हो ना? तारा नीचे देखते हुए धीरे से जी सर कहती है। वंश तारा के चीन को पकड़कर उसको ऊपर उठाकर उसको कहता है, शुड वी कंटिन्यू? तारा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है, ये सोचकर कि वंश कभी उसके साथ जबरदस्ती नहीं करता, उसे पता है वो तैयार है, फिर भी वो उसकी परमिशन मांग रहा है। तारा उसकी आंखों में देखती है, अपने दोनों हाथों को उसके गले में डालकर वो अपनी आंखें बंद करके उसके होठों के किस करने लगती है। तारा के इस फर्स्ट मूव में वंश भी उसका पूरा साथ दे रहा था। वंश का एक हाथ उसकी गर्दन पर था और दूसरा हाथ उसकी कमर पर कसता जा रहा था। वंश ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि तारा उसका और अपना फर्स्ट किस कभी भी भूले। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तारा का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वंश उसके चेहरे को थामकर उसके पूरे चेहरे पर किस करता है, फिर उसके होठों के किस करने लगता था। आज वंश बिल्कुल भी तारा को खुद से दूर नहीं करना चाहता था, उसको पूरी अपनी बनाना चाहता था। थोड़ी देर बाद उसे महसूस होता है तारा को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। वो उससे अलग होता है। तारा तेजी से सांस लेकर अपनी सांसों को कंट्रोल कर रही थी। वंश तारा को गोद में उठाकर बेड की तरफ ले जाता है। वो उसे आराम से बेड पर लेटाता है, जैसे कि वो कोई कांच की बनी गुड़िया हो। अगर वंश में उस पर जरा भी जोर लगा दिया तो टूटकर बिखर जाएगी। वो उसके माथे पर किस करके उसको बोलता है, आप तैयार हो ना हमारे रिश्ते को एक कदम आगे के जाने के लिए? अभी भी आप चाहो तो मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपसे नाराज नहीं होऊंगा। तारा उसकी आंखों में देखकर बस अपनी पलकें हाँ में झपका देती है। वंश उसका ईसरा समझ जाता है। आज रात उन दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट गई थी। वंश ने तारा को उसकी पूरी सहमति से हर तरह से अपना बना लिया था। तारा ने भी आज वंश को पूरे मन से अपना लिया था। अगले दिन वंश सुबह उठता है। उठते ही उसको आंखों के सामने तारा का सुंदर चेहरा था। स्वर मेरे माहिए जिन्ना सोहना ना कोई होया ना कोई होना जो मैं पिट्टल ते ओ सोना BAKHUDA। मेरे माहिए जिन्ना सोहना ना कोई होया ना कोई होना जो मैं पिट्टल ते ओ सोना BAKHUDA। स्वर। वंश तारा के माथे पर किस करता है। उसके किस करते ही तारा के होठों पर स्माइल आ जाती है। वो अपनी आंख खोलती है। उसके सामने वंश का हैंडसम चेहरा था, जो उसे बड़े प्यार से देख रहा था। वो नींद से उठने के बाद भी बिल्कुल तरो ताजा लग रहा था, बस उसके बाल बिखरे हुए थे, उसमें भी वो क्यूट लग रहा था। तारा वंश के बालों को अपनी उंगलियों से ठीक करके वापस अपनी आंखें बंद कर लेती है। वंश तारा के होठों पर किस करके उसे कहता है, गुड मॉर्निंग मिसेज सूर्यवंशी। तारा अपनी एक आंख खोलती है और अपने मुंह को वंश के सीने में छुपा कर कहती है, नो गुड मॉर्निंग, मुझे सोना है। वंश उसे कहता है, ऑफिस नहीं जाना क्या आज आपको? तारा उसे बच्चों की तरह जिद करके कहती है, मुझे नहीं जाना कहीं भी, आप छुट्टी कर लीजिए आज। वंश उसे कहता है, मैं तो कर लूंगा, आपको तो जाना पड़ेगा ना, नहीं तो आपके बॉस आपको जॉब से निकाल देंगे। उनको क्या कहोगी आप? मैंने सुना है आपके बॉस बहुत ज्यादा खड़ूस है। तारा उसे कहती है, मेरे बॉस के लिए कुछ भी नहीं बोलना आप, इतने भी बुरे बॉस नहीं है वो, जो उनको नहीं जानते उनको ही वो बस खादुश लगते हैं, बहुत अच्छे है वो। मैं कल बॉस से बात कर लूंगी, उनको समझा दूंगी, समझदार है वो। वंश उसको शरारत के साथ कहता है, क्या समझाओ आप अपने बॉस को कि आपके हस्बैंड ने आपको पूरी रात सोने नहीं दिया, इसीलिए आपने अगले दिन छुट्टी कर लिया। तारा वंश को छोटी आंखें करके घूर के देखकर कहती है, सर। वंश उसकी तरफ आंख मरते हुए कहता है, सच भी कह सकती हो आप उनको, समझ जाएगी वो, समझदार है ना वो। तारा को वंश की बातें सुनकर बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। वो उसे धीरे से कहती है, सर, मैं सच में थक गई हूँ। वंश उसे कहता है, मैं दे देता हूँ आपको अपनी एनर्जी। वंश उसको किस करने के लिए आगे आता है, पर तारा अपने मुंह पर हाथ रखकर कहती है, कोई जरूरत नहीं है, आपकी एनर्जी मुझे थका देगी। वंश उसको कहता है, मैं तो अपना गुड मॉर्निंग किस ले रहा हूँ। तारा अपने मुंह को चद्दर के अंदर डालकर कहती है, नो मोर गुड मॉर्निंग किस, हो गया आप क्या आज का, अब बस। वंश उसे कहता है, ये क्या बात हुई, वो तो मेरा हुआ ना, आपका अभी बाकी है, वो कौन देगा? तारा अपनी थोड़ी सी कंबल हटाकर उसे धीरे से कहती है, आपका और मेरा अलग अलग है? वंश के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तारा की बात सुनकर वो उसके माथे पर किस करके उसे कहता है, नहीं। वंश खुद को कंबल से कवर से करते हुए तारा को कहता है, पर गुड मॉर्निंग किस की बात अलग है। कुछ देर बाद वंश फ्रेश होके नीचे जाता है। उसने आज घर के अपने कंफर्टेबल कपड़े पहने थे, व्हाइट शर्ट विद ब्लैक पेंट। वो हमेशा की तरह रॉयल एंड क्लासी लग रहा था। तारा अपने रूम में आराम कर रही थी। सुबह के 10 बज रहे थे। यशोदा जी नीचे सोफे पर बैठकर मैगजीन पढ़ रही थी। वंश उनको पास सोफे पर बैठ जाता है। वो उनको कहता है, गुड मॉर्निंग मॉम। यशोदा जी अपनी नजर मैगजीन से हटाकर उसे कहती है, गुड मॉर्निंग, आज उठने में लेट कर दी और तारा कहाँ है?
वंश उन्हें कहता है वो रेस्ट कर रही है। यशोदा जी वंश से पूछती है, तबीयत सही है ना उसकी? आज ब्रेकफास्ट करने के लिए भी नहीं आए तुम दोनों? कल की पूजा की वजह से थक तो नहीं गई ना वो? ऐसा ही करती है वो हमेशा, काम जब अपने हाथ में ले लेती है तब अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है। तेरी शादी से पहले भी तो कैसे इस दिन पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर काम कर रही थी और फिर बेहोश हो गई थी रात को। वंश उनको कहता है, ठीक है वो बस ऐसे ही। यशोदा जी वंश को पूछती है, आज ऑफिस नहीं हुए तुम दिनों? वंश अपने मन में सोच रहा था क्या जवाब दे मॉम को। वो कुछ सोचकर उन्हें कहता है, आज ज्यादा काम नहीं था ऑफिस में, ना ही कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसीलिए हम दोनों नहीं गए आज ऑफिस। यशोदा जी को समझ में आ रहा था तारा और वंश अब साथ में अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे। वो वंश को पूछती है, खुश हो ना तुम दोनों? वंश खुश होकर उनको कहता है, तारा भी खुश है। वंश अपने सोफे से उठते हुए उनको कहता है, मॉम मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, तारा के लिए भी लेकर जाता हूँ। यशोदा जी उसे मुस्कुरा कर कहती है, ठीक है जाओ। वंश किचन में चला जाता है। यशोदा जी अपने मन में सोचती है, थैंक यू भगवान, आपने मेरे बच्चों के जीवन में सब सही कर दिया। थैंक यू, आपने मुझे तारा जैसी इतनी प्यारी बहू जैसी बेटी दी। अब बस जल्दी से मुझे अपने अंश के लिए भी तारा जैसी ही बहू मिल जाए। वंश अपने रूम में तारा और अपने लिए ब्रेकफास्ट लेकर जाता है। तारा अभी अभी नहाकर आई थी। उसने घर के कंफर्टेबल क्लॉथ पहन रखे थे, ब्लू टी शर्ट विथ व्हाइट पजामा। टी शर्ट पर व्हाइट कलर के स्टॉर्स के प्रिंट बना हुआ था। वो ड्रेस तारा पर ऐसी लग रही थी जैसे उसके लिए ही बनाई गई हो। गले में उसने बस अपना मंगलसूत्र और अपना और वंश के नाम का वंश का दिया हुआ डायमंड का पेंडेंट पहन रखा था। तारा ने अपने बालों को वॉश कर रखा था। बड़ी लिए उसने अपने बालों में टॉवल को लपेट रखा था। वो बेड पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रही थी। तारा को ऐसे काम करते हुए देखकर वंश उस खाने की प्लेट को बेड पर रखकर उसे कहता है, आज नो सेक्रेटरी ओनली वाइफ, आज कोई काम नहीं करना। तारा उसे कहती है, सर मैंने आज वीकनेस की वजह से छुट्टी तो कर ली, पर मेरा काम तो बचा हुआ है, ये तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। वंश उसे कहता है, आज कोई काम नहीं करना आपको, आपके लैपटॉप को साइड में रखिए और नाश्ता करते हैं। तारा का ध्यान बेड पर रखी खाने की प्लेट पर जाता है। वो वंश को डांटते हुए कहती है, कोई बेड पर खाना खाता है क्या, सोफे पर आइए। तारा उठकर बेड पर बैठ जाती है। वंश क्या करता, अपनी वाइफ की बात मानने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो भी अपनी ट्रे उठाकर तारा के पास सोफे पर बैठ जाता है। वो दोनों खाना खाना स्टार्ट करते हैं। तारा वंश के आगे एक बाइट करती है। वंश वो बाइट लेता है और फिर से खाना खाने लगता है। तारा उसको नाराजगी के साथ कहती है, मुझे तो खिलाओ आप अपने हाथ से। वंश तारा के सामने बाइट करते हुए पूछता है कि एक बात बताओ, क्या आपने सिर्फ मम्मी के कहने पर मुझसे शादी की थी? तारा वंश के हाथ से खाना खाते हुए हाँ में सर हिलाती है। वंश उसे कहता है, आपको कभी मुझे देखकर विचार नहीं आया, ऐसा कुछ भी? तारा फिर भी न में सर हिलाकर उसे कहती है, कभी नहीं, मेरे मन में तो शादी के बाद भी नहीं आया था। ऐसा बोलकर तारा हंसने लगती है। वंश तारा को घूर कर देखने लगता है। तारा वंश के नजदीक आकर उसके गाल पर किस करके उसे कहती है, आप बॉस थे ना मेरे, तो आपके बारे में कैसे कभी कुछ सोच सकती थी मैं? आप कहा मैं कहा, रियलिटी में जीती हूं मैं, सपनों की दुनिया में नहीं जीती हूं मैं कभी। और थोड़े खुदुस तो थे आप, बड़ी इलिए आपसे डर भी लगता था मुझे। वंश उसको पूछता है, बॉस तो अभी भी हूं मैं आपका, अभी भी लगता है आपको मुझसे डर? तारा उसके नाक से अपने नाक को रब करके उसे कहती है, नहीं अब नहीं लगता, क्योंकि अब आप मेरे पति भी होना। कुछ देर बाद खाना खाकर तारा अपने बालों को खोलकर उनको ड्राई करके अपने बालों में एक पोनी टेल बना लेती है। वो अपने मांग में सिंदूर डालकर बाहर जाने लगती है। वंश बैठकर बैठा उसको देख रहा था। वो उसे पूछता है, कहाँ जा रही हो आप? तारा उसे कहती है, मॉम के पास, सुबह से उनसे मिली नहीं मैं, उनको मेरी चिंता हो रही होगी। वंश उसे कहता है, मेरी मॉम से बात हो गई है, मैंने मॉम को कह दिया है कि आप रेस्ट कर रही हो। तारा वंश को कहती है, अब ठीक हूं मैं, अब जाती हूं मैं मॉम के पास। वंश तारा का हाथ पकड़कर उसको अपनी गोद में बैठाकर उसको कहता है, आज इतना अच्छा मौका है साथ रहने का और आपको बाहर जाना है? तारा वंश को समझते हुए कहती है, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है पूरे दिन रूम में रहना, सर्वेंट क्या सोचेंगे हमारे बारे में? वंश उसे कहता है, सब समझदार है, सबको पता है हम न्यूली वेड्स है, क्या करेंगे अपने रूम में? तारा उनको कहती है, मुझे तो अजीब लगेगा ना। वंश तारा के सर को अपने सीने पर रखकर उसको सहलाते हुए उसे कहता है, इसमें अजीब लगने वाली कौन सी बात है? हम कोई पहले कपल थोड़ी ना है दुनिया के, मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना है आज, बस बात खत्म। तारा वंश की आंखों में देखकर उसको कहती है, आप मुझे बिगाड़ रहे हो। वंश उसके माथे पर किस करके उसको प्यार से कहता है, आपने नानाजी ने आपको बचपन में नहीं बताया था क्या कि पति अपनी पत्नी को बिगाड़ देते हैं? तारा नामे सर हिलाकर वापस वंश के सीने पर अपना सर रख लेती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। वंश उसके सर को सहला रहा था।
थोड़ी देर बाद तारा और वंश दोनों को ही नींद आ जाती है। हंसिया चांद का चेहरा पूर्णिमा के चांद का चेहरा कुबड़ा चांद पूर्णिमा हंसिया चांद रात को डाइनिंग टेबल पर वो चारों खाना खा रहे थे। यशोदा जी तारा को कहती है, तारा तुम्हारी तबीयत सही है ना अब? तारा उनको कहती है, जी मॉम अब सही है। अंश तारा को पूछता है, भाभी आपकी तबीयत खराब है, दवाई ले ली थी क्या आपने? तारा अंश को कहती है, नहीं भाई ऐसी ही थकान हो रही थी, कोई डरने वाली बात नहीं है। अंश वंश को कहता है, भाई आप भाभी से कम काम करवाया करो, इतना काम कोई करवाते हैं क्या अपने पीए से? वंश अंश को कहता है, ठीक है अपने पीए से ज्यादा काम नहीं करवाऊंगा, वाइफ से तो करवा सकता हूं ना मैं ज्यादा काम। अंश उसको कहता है, वो आप दोनों का पर्सनल मैटर है, मैं क्या कह सकता हूँ आप दोनों के बीच में। तारा को खांसी आने लगती है। उन दोनों की बात सुनकर वंश उसे पानी देता है। तारा पानी पीने लगती है। फिर तारा वंश की तरफ गुस्से में देखते हुए अंश को बोलती है, भाई आपके प्रपोजल के बारे में सोच रही थी मैं, आज पूरे दिन आपकी कंपनी ज्वाइन करने के बारे में भी सोच सकती हूँ मैं, कब ज्वाइन करूँ? अंश खुश होके कहता है, सच भाभी आप बस बताओ आपको क्या पोस्ट चाहिए, अपनी पोस्ट से रिजाइन दे देता है आपके लिए, आप बन जाओ सीईओ, मैं आपके अंडर रहकर काम कर लूंगा। वंश उन दोनों को कहता है, कोई जरूरत नहीं है, 3 साल से पहले तारा मेरी कंपनी नहीं छोड़ सकती, इन्होंने ऐसा किया तो इनको कंपनी को 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। अंश बॉस को कहता है, मैं दे दूंगा भाभी की तरफ से पैसे। वंश उसे कहता है, मैंने कहा ना कोई जरूरत नहीं है। अंश उसे कहता है, आप भी समझो भाई, भाभी हो गई होगी आपका चेहरा देखकर बोर, भाभी की लाइफ में भी चेंज आ जाएगा। अंश तारा को कहता है, यही रीजन है ना भाभी भाई की जॉब छोड़ने के लिए? अंश तारा को हाँ कहने का इशारा करता है। तारा वंश को कहती है, हाँ यही रीजन है। वंश यशोदा जी को कहता है, मॉम मैंने आपको कहा था तारा को अंश से दूर रखना, इनको भी अपनी तरह बना लिया ना इसने। अंश वंश को कहता है, भाई आप हम देवर भाभी से जलना बंद कर दो। वंश उसको कहता है, मैं किसी से नहीं जल रहा हूँ। अंश उसको कहता है, वो तो दिख रहा है। तारा और वंश दोनों हंसने लगते हैं। वंश नमे सर तारा को एक नजर देखता है और उसको आंखों ही आंखों में कहता है, अभी हंस लो फिर हम रूम में बात करते हैं। वंश की ऐसी धमकी बारी आंखें देखकर तारा उनको बिना आवाज के केवल होठ हिलाकर सॉरी बोलती है और खाना खाने पर ध्यान लगती है। खाना खाकर सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अगले दिन तारा और वंश ऑफिस में थे। लंच टाइम होने वाला था। वंश तारा को अपने केबिन में बुलाया है। वंश तारा को कहता है, तारा आज हम बाहर खाना खाने चलेंगे, राशि और विशाल भी आ रहे हैं। तारा उसे कहती है, ठीक है सर। वंश उसे कहता है, क्या आप मुझे हमेशा सर ही बोलने वाली हो? वंश भी बोल सकते हैं आप मुझे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तारा कुछ देर के लिए कुछ भी नहीं कहती है। वो कुछ सोचकर वंश को कहती है, सर मैं अपने दोस्तों को सूचित कर देती हूँ कि मैं आपके साथ बाहर खाना खाने जा रही हूँ, नहीं तो वो मेरा इंतजार करेंगे। वंश उसे कहता है, ठीक है मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ आपका, जल्दी आना। तारा और वंश केबिन के बाहर चले जाता है। वंश लिफ्ट से नीचे चला जाता है और तारा पूजा के पास चली जाती है, उसको बताने के लिए कि वो वंश के साथ जा रही है। पूजा को बताकर तारा भी नीचे चली जाती है। वंश उसका इंतजार कर रहा था, कार के बाहर खड़े होकर। वंश तारा के लिए दरवाजा खोलता है। तारा उसमें बैठ जाती है। वंश भी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। आज वंश ने ड्राइवर को माना कर दिया था कार चलाने के लिए, क्योंकि वो तारा के साथ कुछ देर प्राइवेसी से रहना चाहता था। कार में वंश तारा से पूछता है, आपको खाने में क्या पसंद है? तारा उसको बताती है, मैं तो वेज में सब कुछ खा लेती हूँ। वंश उसको कहता है, कुछ तो फेवरेट होगा, मुझे पता ही नहीं है आपको खाने में क्या पसंद है। तारा उसको सोचकर बताती, खाने में मेरे फेवरेट है पिज्जा, बर्गर, वेनिला आइसक्रीम, मोमोज, पपाया शेक, वेज बिरयानी, घेवर, गोलगप्पे, पास्ता, डोसा, दाल मखनी, कंजू कतली, मेरे मम्मी के हाथ के दाल चावल, मेरी मम्मी दुनिया के बेस्ट दाल चावल बनाती है। हाँ ये सब पसंद है मुझे, आपको क्या क्या पसंद है? वंश उसको बताने ही वाला था, पर तारा उसके बोलने से पहले बोलती है, मुझे पता है आपको इटालियन और मैक्सिकन फूड अच्छा लगता है। मैंने आपके बारे में पढ़ा था पिछली साल की पर्सन ऑफ द ईयर मैगजीन में, आपकी फोटो थी उस मैगजीन के कवर पेज पर। पूजा ने दो थी मुझे वो मैगजीन, आपका इंटरव्यू था उस मैगजीन में। वंश उसको मुस्कुरा कर कहता है, हाँ मुझे पसंद है वो सब, और इसके साथ मॉम के हाथ का बना गाजर का हलवा भी मुझे अच्छा लगता है। मॉम हर बर्थडे पर मेरे लिए गाजर का हलवा बनाती है। थोड़ी देर में वो रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। वंश अपने कार की चाबी वहां की सिक्योरिटी को दे देता है पार्क करने के लिए। वो दोनों अंदर जाने ही वाले थे, तभी वंश को किसी का कॉल आता है। वंश तारा को कहता है, मैं कॉल अटेंड करता हूँ, इम्पोर्टेंट है, तब तक आप अंदर जाइए, अंदर बोल देना 4 लोगों के लिए टेबल बुक है। तारा वंश को कहती है, जी सर। 10 मिनट बाद कॉल पर बात करके वंश अंदर जाता है। वो देखता है तारा मैनेजर से बात कर रही थी।
वंश उनके पास जाता है। वंश तारा को पूछता है, क्या हुआ तारा, आप यहाँ क्या रह रही हैं इतनी देर से? मैनेजर वंश को कहता है, सर मैं कितनी देर से इन मैम से पूछ रहा हूँ किसके नाम से टेबल बुक है, बता ही नहीं रह रही है मुझे, बस इतना बताया कि 4 लोगों के लिए बुक है और उनके पति ने बुक की है। आप इनके पति हैं? वंश उनको हाँ कहता है। मैनेजर उनको कहता है, आप बताएं किसके नाम से बुक है टेबल? वंश उनको कहता है, वंश सूर्यवंशी। मैनेजर उनको उनकी चेयर तक पहुंचा देता है। वो दोनों चेयर पर बैठ जाते हैं। वंश तारा को पूछता है, आपने मैनेजर को क्यों नहीं बताया किसके नाम से बुकिंग की है टेबल? तारा उसको धीरे से कहती है, वो सर मैं। तारा के ऐसे धीरे से बोलने की वजह से वंश उसका हाथ पकड़कर उसे पूछता है, क्या बात है तारा, आप मेरी किसी बात से नाराज हो? मैंने कुछ किया है? तारा उसे कहती है, नहीं सर, बड़ी कोई बात नहीं है। वंश उसको पूछता है, फिर क्या बात है? तारा उसको कहती है, मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ? वंश उसको हैरानी से पूछता है, क्यों नहीं ले सकती आप मेरा नाम? तारा उसको कहती है, आप पति हो ना मेरे, पति का नाम नहीं लेना चाहिए। पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है, पत्नी को पाप भी लगता है पति का नाम लेने की वजह से। वंश उसको हैरानी से पूछता है, किसने सिखाया है आपको ये बातें? तारा उसको कहती है, नाना जी ने बताई थी बचपन में। वंश अपना सरनामे हिलाकर उसको कहता है, आपके नाना जी ने भी पता नहीं आपको क्या सिखाया है बचपन में। एक काम करो, आप लिस्ट बनाकर मुझे बता दो आपके नाना जी ने आपको बचपन में क्या क्या बातें बताई थी, ताकि मैं प्रिपेयर रहूं नई नई बातें रोज सीखने के लिए। वंश को हंसी आने लगती है। वंश उसको हंसते हुए कहता है, अपने नाना जी से ये नहीं पूछा आपने बचपन में, अपने पति का नाम नहीं लेंगे तो किसके पति का नाम लोगी आप, पड़ोसी के पतियों का? वंश को ऐसे खुद पर हंसते हुए देखकर तारा को हैरानी से पूछती है, सर आप मुझ पर हंस रहे हो? वंश हाँ में सर हिलाते हुए उसको कहता है, हाँ आप बात ही इसी कर रही हो, मुझे हंसी ही आएगी ना। वंश अभी भी हंस रहा था। तारा उसको नाराजगी के साथ कहती है, मुझे नहीं करनी आपसे बात, बहुत बुरे हो आप, इसीलिए मैं आपको नहीं बता रही थी। कोई बात, अब बात ही नहीं करूंगी आपसे मैं कभी। तारा अपना हाथ फोल्ड करके दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। तारा को ऐसे नाराज होते देखकर वंश अपनी हंसी पर कंट्रोल करता है। वो उसके कंधे को टच करके उसको कहता है, तारा। तारा उसका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहती है, नहीं, मेरा नाम भी तारा है, नहीं करूंगी आपसे कभी बात। वंश तारा को ऐसे नाराज होते देखकर उसे कहता है, अच्छा ठीक है, आपको क्या चाहिए? तारा उसकी तरफ देखती है और उसे कहती है, कान पकड़कर माफी मांगो मुझसे और कहो आप ऐसा दोबारा कभी नहीं करोगे। वंश तारा के कान पकड़कर कहता है, आई एम सॉरी तारा, मैं इसी कोई भी हरकत दोबारा नहीं करूंगा। कियारा उसको घूर के देखकर कहती है, मेरे नहीं अपने कान पकड़ने हैं। वंश अपनी हंसी को कंट्रोल करके अपने कान पकड़कर कहता है, आई एम सॉरी तारा, मैं इसी कोई भी हरकत दोबारा नहीं करूंगा। अब ठीक है। मीरा मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाती है। तभी राशि और विशाल आते हैं वहां। विशाल वंश को कहता है, अब क्या गड़बड़ है, तूने जो भाभी से सॉरी बोलना पड़ रहा है वो भी कान पकड़कर? वंश उसे कहता है, मैं कोई गड़बड़ नहीं करता जी, वो तो सिर्फ तुम दोनों ही करते हो। वो दोनों भी चेयर पर बैठ जाते हैं। राशि तारा को वंश को कहती है, शादी की बधाई हो। वंश उसे थैंक यू कहता जहा है। तारा राशि को कहती है, थैंक यू मैम, आपको भी बधाई हो मैम। राशि उसे कहती है, थैंक यू, और अब मैं आपके बॉस की होने वाली वाइफ नहीं हूं तो कॉल मी राशि। वैसे तारा, इस वंश ने आपको कब फंसाया? वंश राशि को कहता है, बहुत लंबी कहानी है, तू नहीं समझेगी, तू ये बताता तेरे घर वाले मान कैसे गए शादी के लिए? राशि उसको कहती है, मैंने बोल दिया, तूने मुझे धोखा दिया है, एन वक्त पर किसी और मेरी जगह बैठा दिया। मैंने तो कितने सपने सजा लिए थे मिसेज सूर्यवंशी बनने के, कितना प्यार किया मैंने तुझसे, अब मेरा दिल टूट गया है, तेरी याद में तड़प रही हूं मैं, तो सैंटी होके मान गए, बस तू बुरा बन गया उनके सामने। वंश उसको हैरानी से पूछता है, ये ने बोला अंकल और आंटी को? राशि उसको कहती है, नहीं, मजाक कर रही हूं मैं, हर बात पर सीरियस हो जाता है। वंश राहत की सांस लेता है क्योंकि उसे राशि पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, उसकी दोस्त कुछ भी कर सकती है। वो राशि को पूछता है, तो क्या बोला तूने अपने घर वालों को? विशाल वंश को कहता है, मैंने बता दी सारी बात, 1-2 घंटे डांट लगाई मुझे, फिर मान गए। मॉम डैड ने भी कहा कर लो भैया से पहले सगाई, पर शादी उनके बाद ही होगी, अब ही रही सगाई। राशि विशाल को कहती है, पर मैं अभी भी नाराज हूं तुझसे। वंश राशि को कहता है, कुछ दिन तो रहना ही, इसकी हरकतें ही डांट सुनने की है। राशि वंश की पूछती है, एक बात बता, आंटी नाराज है क्या मुझसे अभी भी? वंश उसको कहता है, उनके गुस्से से तो तुझे अब भगवान ही बचा सकते हैं। विशाल उन सबको कहता है, बातें करके ही पेट भरना है क्या, कुछ ऑर्डर भी करो। भाभी आप बताओ क्या खाओगी? तारा विशाल को कहती है, मिस्टर शर्मा आप सब ऑर्डर कर लीजिए, खा लूंगी मैं। विशाल उसको कहता है,
भाभी हम बिजनेस मीटिंग में नहीं आए हैं, इतना फॉर्मल बिहेव करना जरूरी नहीं है आपको हमारे साथ। ये मिस्टर शर्मा, मैम ये सब ऑफिस तक ही ठीक है। मैं इस वंश से 1 महीना बड़ा हूँ तो रिश्ते में मैं आपका जेठ लगा। अपने बड़े भाई की बात मानो आप और खाना ऑर्डर करो। आज सब कुछ आपका पसंद का ही खाएंगे, आप ही ऑर्डर करो। तारा को विशाल की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुशी होती है। शादी से पहले तो उसके बस एक ही छोटा भाई था, पर वंश से शादी के बाद उसकी लाइफ में 2 बड़े भाई आ गए हैं। वो खुश होकर विशाल को कहती है, जी भाई। तारा सबके लिए खाना ऑर्डर करती है, फिर सब खाना खाने लगते हैं। राशि तारा को कहती है, थैंक यू तारा, आपने इससे शादी कर ली। मुझे तो लगा था ये जीवन भर सिंगल ही रहने वाला है मेरे भागने के बाद। वंश राशि को कहता है, तुझे भगना ही था तो मुझे बताकर तो भाग सकती थी ना तू। राशि उसे कहती है, तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी मैं। वंश राशि को के कहता है, तू परेशान हुई उसका क्या, तेरा नाम खराब हो रहा है ना, मीडिया तक ये बात पहुंच जाती तो। राशि उसे कहती है, सब सही से हो गया ना, चिंता मत करो। राशि तारा को कहती, जी तारा आपको पता है मैंने ही इसको आइडिया दिया था सगाई वाले दिन किसी और के साथ शादी करने के लिए, तब तो इसने मुझे माना कर दिया था। बड़ा फास्ट निकला ये कब से पसंद करते हैं ये आपको। तारा कुछ भी नहीं बोलती और वंश की तरफ देखने लगती है। राशि विशाल की बताती है, वैसे जब मैंने तेरे शादी की खबर देखी ना, मुझे कोई सरप्राइज नहीं हुआ। जिस रात तारा बेहोश हुई थी मुझे तो उसी दिन पता चल गया था तू तारा की कितनी केयर करता है। विशाल राशि से पूछता है, कौन सा दिन। राशि विशाल को सारी बात बताती है। विशाल उसे कहता है, जब तुझे लगा था वंश के दिल में कोई और है तो तूने वंश को बताया क्यों नहीं। राशि उसे कहती है, ये बात तो मैंने इसकी शादी के बाद दिमाग में आई थी, वंश पर मुझे बिल्कुल शक नहीं किया था कभी। मुझे क्या पता था ये मेरे साथ ऐसा करेगा कभी। वंश उसे कहता है, तो तू क्या चाहती थी, मैं तेरा मंडप में बैठकर इंतजार करता। राशि उसे कहती है, हाँ हाँ अब तो तू ऐसे ही बोलेगा, अब तेरे पास बेटर ऑप्शन जो है। नहीं कुछ दिन पहले तो तू मारा जा रहा था मुझसे शादी करने के लिए। वंश उसे कहता है, सही कहा, मुझे जल्दी थी तुझसे शादी की, तभी तो तूने मोम के कंगन पहले थे। सच तो ये है वो तू थी जो मारी जा रही थी मुझसे शादी करने के लिए। राशि उसे कहती है, तारा यही है उनका लिहाज कर रखा है मैंने, नहीं तो। वंश उसे कहता है, नहीं तो क्या। राशि उसे कहती है, फिर कभी बताऊंगी। राशि और वंश इसे ही बातें कर रहे थे। विशाल और तारा को आराम से खाना खाकर उन दोनों की खट्टी मिट्टी निकझोंक सुन रहे थे। बस खाना खाकर विशाल और राशि चले जाते हैं। वंश और तारा भी अपने ऑफिस की तरफ चले जाते हैं। वंश कार चला रहा था, तारा उसके पास बैठी थी। तारा वंश को कहती है, सर हम मैचिंग ड्रेस पहनेंगे राशि और विशाल भाई की शादी में। वंश उसे कहता है, ठीक है, मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। तारा उसे कहती है, ठीक है। वंश कुछ सोचता है और फिर तारा को कहता है, मिसेज सूर्यवंशी हम एक गेम खेलते हैं, मैं आपसे आए सवाल पूछूंगा, आपको उसका जवाब देना है। तारा उसे ठीक है कहती है। वंश उसको सवाल पूछता है, आपका नाम क्या है। तारा उसे जवाब देती है, तारा सूर्यवंशी। इतने आसान सवाल पूछोगे आप। वंश उसको पूछता है, आप जवाब दीजिए, सवाल का लेवल बढ़ता जाएगा। आपकी फैमिली में कौन कौन है। तारा उसकी बताती है, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी मॉम, मेरे भाई, मेरे नाना जी, मेरी मम्मी तन्वी और तनु। वंश उसको सवाल पूछता है, आपके पति का नाम क्या है। तारा उसे जवाब देती है, आपको अपना नाम याद नहीं है लेस दैन। वह पे आ की मात्रा युष उसे कहता है, नहीं याद, भूल गया, आप याद दिला दो। तारा वंश की घूर के देखती है और उसे कहती है, नहीं ये ट्रिक मेरे साथ नहीं चलेगी, मैंने कहा ना मैं आपको नाम नहीं दे सकती। वंश उसे कहता है, पति का नहीं तो बॉस का नाम ही बता दीजिए। तारा उसे कहती है, मेरे बॉस का नाम जानकर आप क्या करेंगे। वंश उसे कहता है, मुझे भी पता होना चाहिए ना कि मेरी पत्नी कहाँ काम करती है, किसके साथ काम करती है। तारा उसे कहती है, मैंने कभी आपसे कोई सवाल पूछा है, आपके पीए कौन है। वंश उसे कहता है, मैं बताता हूँ आपको, उसका नाम तारा है, आप शायद जानती होंगी उन्हें। तारा उसको कहती है, कुछ कुछ सुन रखा है उसके बारे में, मेरे पति को अपनी पत्नी से ज्यादा वो पसंद है। मैंने ये भी सुना है आपकी पीए बहुत सुंदर है। वंश तारा को देखकर कहता है, वो तो वो है, बहुत सुंदर है वो, मैं तो सोच रहा हूँ उसको ही डेट कर लेता हूँ, पूरा दिन मेरे साथ ही रहता है वो। तारा वंश का चेहरे को आगे करते हुए उसे कार चलाने पर फोकस करने का इशारा करती है। वो उसे कहती है, आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, मैं आपके लिए काफी नहीं हूँ, और वो पहले से ही शादीशुदा है, आपके पास कोई मौका नहीं है उन पर ट्राई करने का। वंश उसे कहता है, कोशिश करने में क्या जाता है मेरा। तारा वंश को देखकर कहती है, ऐसी बात है तो मेरे बॉस भी काफी हैंडसम है। वंश उसको कहता है, उसके लिए तो भूल ही जाओ आप, मैंने सुना है वो अपनी पत्नी के अलावा किसी और लड़की की तरफ देखता भी नहीं है, आपका कोई चांस नहीं है। तारा उसको कहती है, कोशिश करने में क्या जाता है मेरा,
इसी बातें करते करते उनका ऑफिस आ जाता है। वंश तारा का दरवाजा खोलते हुए उसको पूछता है, तो आप मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाएंगे कभी? तारा कार से बाहर निकलते हुए कहती है, कभी नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग स्टोरीज।